सभी को नमस्कार हमारा। गुड इवनिंग सर। ये हम लोग सर जो है हर सेकेंड सैटरडे को अपने टेक्निकल वेबिनार हम लोग जुड़ते हैं और टेक्निकल वेबिनार के सेक्टर में आज हम लोग फिर से अभी इम्प्लीमेंट यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं इस महीना की इसको वेबिनार में जुड़ने के लिए। इसकी मैं शुरुआत करने के लिए मैं अपने दास से आग्रह करता हूँ जो है आप सबको नमस्ते। आई लाइक टू वेलकम ऑल आवर मेंबर्स who are joined today's webinar, and I will also like to welcome our speaker Om Prakash Verma from Delhi. एक्चुअली वेलकम साथ मैं आज कुछ जरा कहना चाहता हूँ। मैं पिछले कई दिन से देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं जगन्नाथ रथा था व्यस्त था, मैं कोई रिएक्शन नहीं कर पाया आप लोगों का। लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम मैं आप लोगों सामने उभरू हूँ कि क्या रिएक्शन चल रहा है आप लोग मतलब मेंबरों में और क्या हमारा आश्वासन कर रहा है। अभी मैंने आपको 5 दिन पहले अपने ग्रुप में डाला, आईविया फैमिली ग्रुप में डाला, जिसको कि जो दिख रहा है ये PIVF ने भेजा। अब मैं आईविया फैमिली ग्रुप में सबको डाला, आप सब पढ़ चुके होंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि इट हैज कम टू नोटिस दैट IOB हैज इशूड, ये जो तू लिखा है and large number of Vellores are organized are currently, including Amritsar, Punjab, are still silent about the issue. Another association having around 230 members is planning to file separate intervention application without considering the consequence and adverse effect. एक्चुअली हमारे यहाँ पे यूपी वेलोर 2020 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक एडमिन ने ये पोस्ट किया था। तो मैंने उनसे पूछा, वो उसका भी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे है, तो मैंने उनसे पूछा विल यू प्लीज इन्फॉर्म द नेम ऑफ दैट एसोसिएशन इन्फॉर्मिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इट। तो हमारा मित्र ने ये जवाब दिया, आई जस्ट शेयर टू इन्फॉर्म द मैटर फ्लोटिंग इन द मेनी अदर ग्रुप्स बाय टीम PIVF, द नेम ऑफ द एसोसिएशन ओनली दे कैन टेल, यू मे आस्क टू PIVF। और इसमें ये है हमारा कहना कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, आपस में किसी का बैरी नहीं है। अगर हमारा भारत स्वाधीन हुआ, कोई किसी एक आदमी महापुरुषों से नहीं हुआ, कोई सरलपंथी थे, कोई गर्मपंथी थे, कोई नरमपंथी थे, लेकिन सबका मेन उद्देश्य था हम भारत को स्वाधीन करना। ऐसे हम जो भी एसोसिएशन बनाए, हम मेंबर का भलाई के लिए बना गया है, वो अप्रोच सबकी अलग अलग है। इस रिगार्डिंग में आपसे बताना चाहूंगा, जो मित्र ने हमारा ये ग्रुप में डाली थी, उन्होंने हमको एक बार फोन किया था कि साहब ऐसा है, आप अपना ग्रुप में ये डालो कि जो लिंक आप सबको भेजो, सबसे रिक्वेस्ट करो अपने ग्रुप में कि आप ये लिंक में ज्वाइन कर लें और अपना जो सुप्रीम कोर्ट केस का कोई जानकारी ले लें। और दूसरा था उनका रिक्वेस्ट कि आप जो सभी मेंबर से कहिए सब लोग 10,000 रुपये वो दे दें। तो मेरा दोनों में मेरा ऑब्जेक्शन था। मेरा कहना था कि अगर आप एक कोई भी टीम है, आप लीडरशिप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडिया में 6-7 एसोसिएशन है, उनका जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को चिट्ठी में मेल करो और उनसे 2-2 आदमी लो। आज जो हर मेंबर को आप बता रहे हो वो चीज आप उन्हीं को बताओ, ताकि वो अपने अपने एसोसिएशन मेंबर से अपना चीजें बता पाएंगे। और जहां तक पेमेंट वाली है, आप इंडिविजुअल मेंबर को पैसा न मांग के आप एसोसिएशन लिखो। आप 6-7 एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया में भी है, सबसे लिखो कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना कंट्रीब्यूट इतना है, हमें इतना कंट्रीब्यूट करो। और जब तक ये नहीं होगी, उसके बाद जो हम पैसा एसोसिएशन देगा, फिर आपका मेंबरशिप को मतलब नहीं रह जाएगा, वो एसोसिएशन डायरेक्ट आपको पैसा ट्रांसफर जैसे आपको जरूरत होगी तो। और तीसरी मेरा शर्त था, क्योंकि जो एसोसिएशन की तरफ से पैसा जाएगी, लीडरशिप आप क्योंकि आगे हो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा 2-3 लीगा टीम, खाली हमारा नहीं, जितना एसोसिएशन है जिनसे आप सपोर्ट मांग रहे हो, उनसे आप 2-2, 3-3 लोगों का टीम बना लो, जो लीगल काम को जो जानकारी हो, ताकि वो अपने मेंबर को फीडबैक दे पाएंगे। ये तीनों शर्त उनका मंजूर नहीं हुआ। अगर हम अपने आईविया फैमिली ऑफिशियल हम पोस्ट करते हैं कि आप 10,000 दे दीजिए, तो जो भी मेंबर देता वो जरूर पूछता कि भैया हमने 10,000 दिया, हमारे 10,000 में क्या उपयोग हुआ, क्या प्रोग्रेस है, हम कुछ बता नहीं पाते क्योंकि हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो गए। तो ये चीजें जो हमारा भाई ने, जो मित्र ने हमको एक पोस्ट करी थी, उन्होंने कहा था। तो मेरा दिल्ली से एक मित्र है जो हमारा मेंबर भी है, वो भी सुन रहे होंगे, उन्होंने भी प्रपोजल दिया था, मैंने उनको भी कहा था, मैंने कहा सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड वी विन,
टुगेदर वी कैन, तो ये तो टुगेदर ऐसा हो सकती है ना, आप अपना एक जगह बैठो, सबको आपको इकट्ठा कराओ, सभी लीडर को जो आसूंगा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इकट्ठा कराओ, फिर उनसे बात करो ताकि आगे सही ढंग से हो पाएगी। हम जो काम कर रहे हैं, हम अपना सिस्टमेटिक काम करना चाहते हैं, तो हम लोग काफ़ी इंतजार करने के बाद फिर हम अपना काउंसिल डिसीजन करने के बाद जब वहाँ से कोई सपोर्ट आया नहीं फेवर में, हम ग्रुप में डालने सकते हैं कि आप 10,000 दीजिए, क्यों 10,000 डालने का मतलब अगर आइभा का कोई ऑफिस भी 10,000 डालने डालेगा तो मेंबर का जिम्मेदारी हो जाएगी, वो पूछेगा कि आपने क्या प्रोग्रेस क्या हुआ। तो इसलिए दोनों चीजें हम लोगों ने मना कर दी कि नहीं हो सकती है। तो फिर इस बात पे लेके हम लोगों ने काउंसिल, अपने लीगल टीम है, वो लीगल टीम बुलाई थी। हमारा जो 26/5/2023 को लीगल टीम थी, जिसमें यूपी का 4 मेंबर थे और जो सीनियर मेंबर्स हो जिनका लीगल में एक्सपर्ट है, और एमपी से थे, हरियाणा से, दिल्ली से थे, उड़ीसा से थे, उत्तराखंड से थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें जितना मेंबर है उसमें 4 लोग तो एलएलबी के किया हुआ, मतलब वैल्यूएशन काम करते ही है, साथ साथ तो एलएलबी का प्रैक्टिस इतना नहीं करते ना, एलएलबी क्वालिफाइड है, तो उनसे सब राय ली गई थी। और एक मिस्टर आनंद सिंह है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो लीगल काम देखते हैं, उन्होंने उनका दोस्त को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते उनको बुलाया था, तो उनसे सलाह मशरा हुआ। तो आफ्टर ये जो डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो मीटिंग का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो पार्टिसिपेंट उनको क्या भेजी गई थी, इसमें था, इट वॉज unanimously decided that AIBA should become an intervener in the SLP case pending in the Supreme Court of India on indemnity and 70 years age restriction matter. Number 2, to meet out the expenses of Supreme Court, all the members will be asked to contribute for the noble cause depending upon the quantum of expense. The legal team will look after the entire case and will meet frequently through web meeting and shall update the decision outcome of the meeting to the members. Meeting of all the members will be called in few days with a concrete plan and negotiation with the advocate. As per the Supreme Court advocate, the court is not fully functional due to holidays. If finalized, the interview application shall be submitted in first week of July. ये हमारा लीगल टीम का जो मीटिंग्स हुई थी उसका हम आउटकम है। उसके बाद ये चीजें को हम लोग जो जनरल मीटिंग पिछले हफ्ते जो पिछले महीने जो हमारा वेबिनार हुई थी, उसे हम लोग इसको जनरल एक डिसीजन करी थी। उसके बाद हम लोग 10/6/2023 को अपने काउंसलिंग, क्योंकि हम अपने काउंसिल से बंधे हुए हैं, हम कोई सिंगल हैंडेड नहीं कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट कुछ काम कर रहा है। अगर कुछ काम कर भी रहे हैं तो हम काउंसिल के एडवाइस पे कर रहे हैं। तो हमारा काउंसिल मीटिंग बुलाई गई, जो 10/6/2023 को काउंसिल मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो मिनट से मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। State Bank of India has made a valuation policy in which they have imposed indemnity and have restricted the upper age limit to 70 years impaired valuers. Various associations and individuals filed a case in different high courts of India. Mumbai High Court has given a decision in favor of State Bank of India. So, a SLP case against decision of Mumbai High Court case has been filed by 2 individual valuers in the Supreme Court of India. और 2 valuer ने SLP किए हुए। It was unanimously decided that AIBA should file an application of intervener in the aforesaid SLP case pending at Supreme Court India. The intervener application shall be filed on behalf of All India Valuers Association, and if required, any member can also file the application on personal capacity in addition to staying the case. General Secretary of AIBA is authorized to sign the application on behalf of the association. An advocate is also required to defend the case. Decision of various names advocate was done and finally it was decided. हम लोग advocate को decide कर लिया. All the expenses regarding the said SLP case shall be borne by the association, and the necessary collection can be done from individual members. Or it was decided to collect ₹2,500 from every member. If any non-members of the association are willing to donate for his noble cause, then our association will accept their donation. ये हमारा काउंसिल पे डिसाइड हुआ। कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, ये चर्चा चल रहा है कि इंडिविजुअल हो रहा, एक आदमी कर रहा, ऐसा एक आदमी कोई नहीं कर रहा। ये हमारा लीगल कमेटी टीम के बाद, हमारा काउंसिल के अप्रूव होने के बाद जो 2,500 रुपया, ये भी हमारा काउंसिल से अप्रूव हुआ है, जिसको हमने देखा था 45 लोग, करीब 45 मेंबर करीब हमारा इसमें सपोर्ट कर चुके हैं। और हमारा एक सीनियर दिल्ली से है, उन्होंने 11,000 दिया, नाम नहीं बताएंगे, बाद में उनको थैंक्स देंगे। हम आज मीटिंग में मौजूद भी है। तो आज सबको हम रसीद भेज चुके हैं, उसका रिसीव मेरे पास सबको मिल चुका होगा। तो हमारा कहना है कि हम एसोसिएशन, हमें जो टीम, जो आइबा का जो लीगल टीम है, उन पे हमारा पूरा विश्वास है। आज ये रिप्रेजेंटेटिव पे, आज प्रेसिडेंट मेरा, उनके सब पूरा विश्वास है। तो क्योंकि जो पीएनबी का जो हम लोग स्टे लिया था, वो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, लेकिन 3 दिन के अंदर हम लोग को इलाहाबाद, लखनऊ हाईकोर्ट से 3 दिन पीएनबी स्टे लिया।
और यूनियन बैंक में भी जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चली थी वो भी हम थोड़ी सी पीछे हट इसीलिए गए क्योंकि मुंबई वाले जो स्टेट बैंक से हम हार गए वहाँ का टीम, तो हम उसको जानबूझ के उसको छेड़खानी नहीं करी क्योंकि ये फिर भी उल्टा कहीं हमारे खिलाफ पड़ जाए, जहां तक हमारी लीगल टीम का एडवाइस था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम यूनियन बैंक से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया था, जिसमें इंडियन बैंक ने साफ कह दिया था कि हम किसी भी वेंडर्स को जोर जबरदस्ती हम इंडेमिनिटी नहीं मांग रहे। तो ये एक बहुत कम समय में जो सोच रहा हूँ, हमारा जो टीम है, जो लीगल टीम है, बड़ी मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। उन पर कोई डाउट होने नहीं चाहिए क्योंकि हम ज्यादा पैसे के लालच में नहीं रहते हैं। हमारा जितना एक्सटीमेट है 2,500 देखो, हम चाहते हैं उसको 5 से 10 कह सकते थे, लेकिन जो हमारा वकील से हमारा उपाध्याय साहब 2 दिन वहां जाके वकील से बैठ के पूरा डिस्कशन किए। हाँ, उसके बाद कितना खर्चा आया वो सब और काउंसिल डिसीजन हुआ, सभी काउंसिल वो जानते हैं। और जो काउंसिल मेंबर से आउटकम आया कि इतना खर्चा आएगी, आने जाने खर्चा भी होगी, तो सभी दिन मिला के वहाँ के 2,500 पर मेंबर हम मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे अगर कोई एसोसिएशन ये कह रहा है कि ये इंडिविजुअल हो रहा है और कोई एसोसिएशन को ये लिख के देना कि ये 230 का मेंबर है, तो हम वही पूछना चाहेंगे 230 का मेंबर, हम कौन एसोसिएशन कितना मेंबर है हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा एसोसिएशन कितना मेंबर है वो कोई नहीं जानता होगा। जैसे अब जिसको लास्ट हमने ऐड किया होगा, कल परसों ऐड किया होगा, उनका मालूम कि उनका मेंबरशिप कितना है वो खुद बता सकते हैं क्योंकि जितना मेंबरशिप हो गया उनका मेंबर का नंबर जो है उतना मेंबरशिप से हिसाब है, तो वो बता सकते हैं कि जो 230 का आंकड़ा जो भी दिया हो, किसी बेस पे दिया हो, वो कितना सरारत झूठ है, ये खुद ही समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी भी एसोसिएशन को ना, मैं देख रहा आईबा भी कभी किसी एसोसिएशन का बुराई कभी नहीं किया क्योंकि हमारा उद्देश्य हम अपना मेंबर को सपोर्ट करें, चाहे किसी मामले में। सिर्फ वे ऑफ वर्किंग अलग है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट से राहत देने के लिए, इंडियन से राहत देने के अगर कोई एसोसिएशन लड़ रहा है तो हम भी लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ने का तरीका अलग अलग है। जैसे भारत को स्वाधीन करने के लिए बहुत सारे महापुरुष लगे थे, ऐसा भी हमारे एसोसिएशन बहुत सारे एसोसिएशन लगे हुए हैं, सबका काम करना तरीका है अलग अलग है। इसमें जो हुआ कि इसका कोई गलत इंपैक्ट पड़ेगा, हम उनसे पूछा भी था गलत इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हम बताए तो सही, लेकिन क्योंकि दो मीटिंग में जो लीगल टीम से बातें हुई उसमें ये हुआ कि जितना एसोसिएशन आपका सुप्रीम कोर्ट जाएगा उतना आपका केस मजबूत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इतने सारे एसोसिएशन अफेक्टेड है या इतना मेंबर अफेक्टेड है। अभी हो रहा कि 2 ही मेंबर अफेक्टेड है या फिर कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन अफेक्टेड है। तो इसलिए जो हमारा एडवोकेट, जो हमारा आज स्पेशल गेस्ट उस दिन आए थे, उनका भी सुझाव था कि सर जितना एसोसिएशन जुड़ेंगे जिसमें एसएलपी में उतना आपका अच्छा होगा, ना उससे कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई सोच रहा है गलत इंपैक्ट पड़ेगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा तो वो सामने आए और हमारा जो लीगल टीम है उनसे कहे कि इसका गलत इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। हम अपना एसोसिएशन मेंबर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमारा लीगल टीम बहुत अच्छा है, डायनामिक है। 2 केस आपके सामने आ चुका है। पीएनबी में 3 दिन के अंदर स्टे दिलाना इतना आसान काम नहीं था जो उन्होंने करके दिखाया, और उम्मीद करता हूँ आगे भी सुप्रीम कोर्ट केस में वो लोग मेहनत से काम करेंगे और आपका 100% सपोर्ट मिलेगा। और हम सभी को दोबारा धन्यवाद देते हैं जो 2,500 दिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शायद नाम बताने मना किया होगा, इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। तो वो मीटिंग में बैठे भी हैं, तो उन्होंने हमको 11,000 का कंट्रीब्यूशन किए, इसलिए हम आपको सबको धन्यवाद। सबको रसीद मिल चुकी है। अभी मैं उपाध्याय से कहूँगा आगे का कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद दास साहब। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो मीटिंग होती है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ में जो है हम लोग लेके चलते हैं। मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कानपुर चैप्टर के विवेक अस्थाना जी से, चेयरमैन विवेक अस्थाना जी से आग्रह करता हूँ कि वो उड़ीसा से करवा है एक अपना छोटा सा संबोधन दे। विवेक अस्थाना जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे आज के इस वेबिनार में हमारे आज के मुख्य अतिथि साहब, हमारे गेस्ट स्पीकर आईवा के अध्यक्ष, आईवा के जनरल सेक्रेटरी उपाध्याय साहब, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के सेक्रेटरी रमाकांत जी, इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे सभी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के और आईवा के ऑफिस बेयरर, हमारे अन्य सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सबका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं वेबिनार की ये सीरीज हमारे वाल्वर्स और इंजीनियर्स फ्रैटर्निटी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। ये आईवा के प्लेटफॉर्म पे जो ये सीरीज चलाई जा रही है, इससे हमारे नॉलेज अपडेशन, स्किल एनहेंसमेंट
इन सब का लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज का ये टॉपिक प्लांट एंड मशीनरी, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये टॉपिक प्लांट एंड मशीनरी, इसकी प्रेजेंट कंडीशन या इसकी रेजिडुअल लाइफ एसेस करना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं और एक ये थोड़ी क्रिटिकल और चैलेंजिंग सी जो है चैलेंजिंग सा इशू है। तो अगर हम देखें किसी प्लांट या मशीनरी को, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लें या कोई थर्मल पावर प्लांट ले लें, इसके अंदर जो मशीनरीज है, हमारी लेथ मशीन है, डिफरेंट टाइप के शेपर है, मिलर है या और भी मशीनरीज हैं, या इवन हमारा इटसेल्फ एक कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल ही है, इन सब की एक रेटेड लाइफ जो होती है वो मैन्युफैक्चरर से फिक्स कर दी जाती है, या तो रनिंग आवर्स में या फिर टाइम पीरियड में। कि जैसे अगर हम किसी व्हीकल को ही लें तो उसमें वो किलोमीटर में फिक्स की जाती है, आइदर इतने किलोमीटर और इतने ईयर्स, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इसी तरह हमारी जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं उसमें रहती है इतना रनिंग आवर्स या इतने ईयर्स, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये रेटेड लाइफ इनफैक्ट जो एक्चुअल कंडीशन है, जो एक्चुअल लाइफ है, एक्चुअल रेजिडुअल लाइफ है, जो एक्चुअल कंडीशन है, वो इससे डिफरेंट होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी मशीन का या किसी प्लांट का वाइब्रेशन करते हैं, वो 20-25 साल बाद या 30 साल बाद उसका वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मैन्युफैक्चरर के जो रेटेड पैरामीटर्स हैं कि इतने रनिंग आवर्स या इतना ईयर्स, तो ईयर्स तो जो हमको मिल जाता है, लेकिन रनिंग आवर्स एक्चुअल में नहीं मिलते हैं। वो बहुत सारे उससे रिलेटेड डेटा नहीं मिलते हैं पुरानी मशीन्स के, तो वो एसेस करना थोड़ा सा चैलेंज होता है। पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हम उसके बेसिस पे अपने रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो उसकी रियल कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हमें किस मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ है, उसका यूजर कौन है और उसकी कंडीशंस क्या है यूज करने की। तो अगर हम जैसे एक एग्जांपल कोई जनरेटर ले रहे हैं, मतलब पावर जनरेटर, तो वो जनरेटर हमारे जो रशियन मेड होते हैं, वो बहुत, जिसको हम लोग बोलते हैं लोहा नाट होते थे, बहुत ही रग्ड और उनकी लाइफ बहुत होती थी। इसी तरह से जो चाइनीज हैं उनकी लाइफ बहुत कम हो रही है, और हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं वो BHEL बना रहा है या L&T, नुकसान ये लोग बना रहे हैं BHEL के साथ मिल करके, इनकी लाइफ इन दोनों के बीच में हो रही है। पर क्या होता है, वो सबकी रेटेड लाइफ एक ही दी जाती है। इसके बाद इसकी वर्किंग कंडीशन, तो अगर वही है कि यूजर उसको चलाते हैं, हमारा हिंडाल्को अगर वही प्लांट चलाता है तो वो प्लांट्स को बहुत मतलब इंटेंसिवली उसको यूज करता है, तो 100% उसकी जो रेटेड कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो चलाता है, 133%, 250% रेटेड कैपेसिटी पर। कोई दूसरा जो है वो ऑपरेटर है, वो उसको कम कैपेसिटी पे चलाता है, तो इससे उसकी लाइफ काफी बची रहती है। तो ये फैक्टर्स कंसीडर करना, इसके लिए हमारे पास डेटाबेस होना, डॉक्यूमेंट्स होना, ये सब चीजें जो है एक चैलेंज सा रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट स्पीकर जो आज हमारे साथ हैं वो इन सब चीजों पे काफी सारी चीजें बताएंगे, तो हम लोग का जो है ज्ञान लाभ वर्धन करेंगे। तो एक बार मैं आईवा को फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अस्थाना जी। रियली मतलब कि भाई आपका जो है ये सुझाव और जो है जो आपके जो है कंसर्न्स हैं प्लांट और मशीनरी को लेकर के, ये वाकई में जो है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है वैल्यूअर्स के लिए। इसकी मांग कई बार उठ रही थी हम लोगों के एसोसिएशन में कि भाई प्लांट और मशीनरी की भाई वेबिनार कराया जाए, जिसके रिलेटेड में जो है हमारे प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यूअर्स हैं उनको जो है सहायता मिले, उनका जो है ज्ञानवर्धन हो। आज जो हम लोगों के साथ जो है प्लांट मशीनरी की टॉपिक है, मैं आग्रह करता हूँ रमाकांत यादव जी, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सेक्रेटरी चैप्टर के, ये जो है हमारे स्पीकर मिस्टर ओपी वर्मा जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। रमाकांत यादव। गुड इवनिंग। वैसे तो ओपी वर्मा जी किसी परिचय के वैसे मोहताज तो नहीं है, क्योंकि कई जो है प्रोग्राम में हम लोग सुन चुके हैं, फिर भी इन्होंने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री 1975 में NIT कुरुक्षेत्र से किया,
उसके बाद मास्टर ऑफ वैल्यूएशन रियल एस्टेट इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। इसके बाद इन्होंने 2006 तक उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 30 साल तक सर्विस दी और 2008 से ये जो है वैल्यूएशन का काम कर रहे हैं, जिसमें इनका सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वैल्यूएशन का प्लांट मशीनरी है और ये रजिस्ट्रेड IBBI के रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं और जो मैगजीन निकालती है आईवा निकालती है, एसोसिएशन ऑफ वैल्यूअर्स निकालता है, ICMI निकालती है, उसमें इनके जो है आरपी छत्ते रहते हैं। तो ये इनका वर्मा जी का जो है संक्षिप्त परिचय था। तो मैं उपाध्याय जी से कहूंगा कि वर्मा जी अपने लेक्चर को डिलीवर करें। धन्यवाद उपाध्याय जी। धन्यवाद, धन्यवाद रमाकांत जी। बिल्कुल आपने सही कहा सर। ये ओपी वर्मा जी जो हमारे ख्याल से जो अपनी इस ग्रुप है आईवा के एसोसिएशन में एक ही ऐसे इकलौते मेंबर हैं जो दोनों चीजों के लिए अप्रूव्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। ये वाकई में जो है उनकी जो है पढ़ने की एबिलिटी और रिटायरमेंट के बाद जो है कोर्स करना और IBBI क्वालिफाई करना, ये अपने आप में एक पहचान देती है। मैं आग्रह करता हूं ओपी वर्मा जी से कि अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करें। ओपी वर्मा सर। दोनों में जो है IBBI क्वालिफाई किया। IBBI की रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये दोनों में एक फील्ड में हैं और आज जो है मतलब कि वे दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और जो है इनकी जो है आर्टिकल्स भी हमने कई पढ़े हैं जर्नल्स में जो छपते हैं और इनकी जो है बड़ी ब्रीफ ये दिखाते भी हैं अपने कि भाई कितने डेप्थ में नॉलेज पे अपना जो है इनका शेयरिंग है। ये वर्मा साहब की जो है खासियत है और उतने ही सरल स्वभाव के हैं। सर धन्यवाद आपका। आप ज्यादा तारीफ मत तो, इतनी तारीफ के काबिल नहीं है हम। थैंक यू वेरी मच। अस्थाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन करना वाकई बहुत चैलेंजिंग टास्क। गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा है जी? मेरी आवाज आ रही है? ऐसा आ रहे हैं। रमाकांत यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी हमारी ज्यादा ही तारीफ करती है, ज्यादा ही बता दिया है, इतना कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, जैसे आप सभी लोग हमारे साथी वैल्यूअर हैं ऐसे ही हम भी एक वैल्यूअर हैं। हम लोग एक ही कैटेगरी के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि। और फिर उपाध्याय जी वैसे और नॉलेज बता दूं कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास दोनों क्वालिफिकेशन है, हमारे और साथी भी हैं। नहीं सर, मैं इस अपने एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ सर। एसोसिएशन में मेरे ख्याल में एक दो और भी है। अच्छा, तो गोल भी हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इंट्रोडक्शन। देखिए आज का मेरा टॉपिक जो है बेसिकली, देखिए हम हमारे सारे वैल्यू भाई सब प्लांट मशीनरी जो वैल्यूएशन करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनसे कोई बहुत ज्यादा जानता हूँ या मेरी नॉलेज ज्यादा है उनकी कम है, ऐसा कुछ नहीं। हम सब बराबर ही हैं नॉलेज वाइज, सभी लोग का एक्सपीरियंस भी बराबर है। तो मेरा उनका होस्ता कम हो आपसे, क्योंकि मैं 2008 से ही लगा हूँ। लेकिन फिर भी जो मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस से और जो मैं थोड़ा स्टडी किया है उसके बेस पे मैं आज का टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यूएशन।
और विशेष तौर से इस पे पर्टिकुलर व्यू मेरा इम्पोर्टेंट मशीनरी पे। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए सबसे पहले ये पहली स्लाइड देखिए कि मशीनरी इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी स्क्रीन शेयर आपका बंद हो गया है सर। बंद हो गया। हाँ स्क्रीन शेयर बंद है आपका। अरे सुधा जी उसको बुलाना आप अमित को। मशीनरी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये इंडिया में जो इम्पोर्ट हुआ है 2011 से 2022 तक मशीन का इम्पोर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी। देखिए पिछले साल 2022 में ही 2,977 मिलियन मतलब लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की मशीनरी हमारे इंडिया में इम्पोर्ट हुई है और ये रिजर्व बैंक का डाटा है। चलो अपने घर में बोल दिया था। हमें ये बात सही है कि हमें इसमें से वैल्यूएशन करने का तो बहुत माइन्यूट शेयर मिलता है, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि जो इम्पोर्टेड मशीन्स होती हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास ज्यादा आती हैं। कोई 2,000 करोड़ की मंगा रहा है, कोई 2,000 करोड़ की मंगा रहा है, और वो हम लोगों के पास जो हम आईवा के मेंबर से आमतौर से ऐसी वैल्यूएशन नहीं आती, वो आरबीएस से और इस टाइप के लोग ले जाते हैं। ठीक है मीटिंग चल रहा है। हमारे पास जो शेयर आता है दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि हमारे पास कितना मतलब ह्यूज क्वांटिटी में इम्पोर्ट हो रहा है मशीन का। और ये क्योंकि हमारे रिलेशंस अब इम्प्रूव हो रहे हैं एटलीस्ट यूएस और यूरोपियन कंट्री से भी, तो ये इम्पोर्ट और बढ़ेगा क्योंकि लोग यहाँ आके हो सकता है कि और प्लांट्स लगाएं। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे अस्थाना जी ने भी कहा कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन का फील्ड बहुत वास्ट है और इसमें मतलब हम जितने भी देखिए हम कितने भी कहीं चले जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको गुड्स दिखाई देती हैं तो गुड्स किसी न किसी मशीन से बनी होती हैं और गुड्स तो देखते हैं कि हजारों किस्म की गुड्स होती हैं, सारी की सारी किसी न किसी मशीन द्वारा बनाई गई होती हैं। तो अब है क्या इसी तरीके से सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर है, दुनिया भर की जो सर्विसेज है, यूटिलिटीज है, ये सर्विसेज भी किसी न किसी मशीन द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरीके से जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, यूटिलिटीज हैं और टूल्स हैं, ये बहुत इतने ज्यादा टाइप्स के होते हैं कि किसी भी एक वैल्यू पे उसमें एक्सपर्टाइज होना लगभग असंभव ही है। मतलब हम खाली जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे साथी लोग हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल के होंगे, कोई केमिकल के होंगे, तो हो सकता है उन्होंने आज तक मैंने मान सकता हूँ कि मैंने 100-200 तरीके की इंडस्ट्री देखी होंगी। इंडस्ट्री तो हजारों तरीके की है। तो कई बार क्या होता है हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वी आर एक्सपेक्टेड कि हम वैल्यूएशन करके दें। क्लाइंट तो एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम चूंकि रजिस्टर्ड वैल्यू है तो इसलिए हमको सारी वैल्यूएशन करनी आती है, सब तरीके की मशीन की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है हम करते हैं, इसीलिए जो हमको सिखाया गया है कि भाई क्या अप्रोच जिस तरीके से करनी है, कैसे डाटा कोलेक्ट, बेसिकली क्या है मशीन की वैल्यूएशन। ये ओपिनियन वैल्यू को डेवलप करने का तरीका ही तो है कि भाई कितनी मशीन की वैल्यू होनी चाहिए, उसको कितना होना चाहिए, उसको तो डेवलप करने, उसको बताने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्या है, उस चीज का मॉनेटरी वर्थ हो सकता है या वो सर्विस कितनी प्रोवाइड कर रही है, यूटिलिटीज यूटिलिटी कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो उसका वर्थ है। ऐसे ही तो वैल्यूएशन क्या होती है, किस तरीके की वैल्यूएशन हमसे एक्सपेक्ट की जाती है। हमसे एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई अगर मार्केट वैल्यू क्या है, इट मींस उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम है, वो उसकी आज की वैल्यू है। ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो सकती है, हमसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो फील्ड बहुत ह्यूज है कहने का। यूजर्स कौन सकते हैं मशीनरी के, आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं। जैसे लैंडर्स तो हमारे कॉमन ही है, जिनको हम आमतौर से डील करते रहते हैं। इस तरीके से एनसीएलटी द्वारा अपॉइंटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, लिक्विडेटर्स हैं,
फिर कंपनीज हैं उनको वेरियस सेक्शंस में कंपनीज एक्ट के वेरियस सेक्शंस में मर्जर एक्विजिशन के लिए वैल्यूएशन करानी पड़ती है, इम्पेयरमेंट लॉस असेसमेंट करानी पड़ती है। इवन एक आप जब भी देखेंगे कलेक्ट्रेट की जो हम देखते हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर देखते हैं उसमें ऊपर एक ब्रीफ लिखा रहता है कि क्या क्या इसकी कंडीशन है। उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर कोई मशीनरी में सेल की जा रही है तो उसकी वैल्यूएशन जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करी जाए। तो ये मेन यूजर्स ये होते हैं, लेकिन हमारा काम जो आईवा के मेंबर्स मोस्ट ऑफ मेंबर्स जो हमारा क्या क्या काम करते हैं लैंडर्स के लिए करते हैं। और लैंडर्स के हम क्या करते हैं बिफोर सैंक्शन लोन कुछ आजकल बैंक कॉस्ट वेटिंग कराने लग गए हैं, लेकिन नया ही तरीका है। पहले तो नहीं करते थे, पहले तो जो भी बंदा जो कोटेशन ले जाता था बारबर उसी पे लोन दे देते थे। अब शायद तो थोड़ा थोड़ा बैंक को कुछ समझ में आने लग गया है कि बारबर हमसे बेईमानी इस बात पे करने लग गए हैं कि एक मशीन की कीमत को दुगना चार गुना इन्फ्लेट करके ले आते हैं, उस पर लोन ले लेते हैं। और वो वैल्यूअर बेचारा इग्नोरेंट रह गया मशीनरी इंपोर्टेड मशीनरी के बारे में नहीं पता कर पाता। तो इसलिए आजकल लोन सैंक्शन से पहले कॉस्ट वेटिंग भी कराने लग गए हैं। फिर दूसरी स्टेज आती है कि जो लोन डिसबर्सल से पहले वैल्यूएशन होती है। फिर तीसरी होती है पीरियोडिक वैल्यूएशन, जो साल में 3 साल में जो भी जिस बैंक की जो पॉलिसी है लोन डिसबर्सल के बाद। फिर चौथी स्टेज आती है जब वो लोन एनपीए हो जाता है, नहीं चुका पाता पार्टी तो एनपीए हो जाता है, तो वन टाइम सेटलमेंट आता है कि सेटलमेंट कर लो, चलो कुछ हम बैंक छोड़ देता, तो वो सेटलमेंट की स्टेज आती है। अब और लास्ट स्टेज आती है लिक्विडेशन की, जब सेटलमेंट नहीं हो पाता तो लेंडर जो है उसको लिक्विडेट कर देता है, मतलब सेल कर देता है। तो जो पहली 3 स्टेज हैं ये तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ रिस्क नहीं रहता है। ज्यादा रिस्क इसमें रहता है, रिस्क जो आता है वो हमारा आखिरी की 2 स्टेज पे आता है। वो 2 स्टेज क्या है हमारी, आपकी सेटलमेंट है और लिक्विडेशन है। जब हम सेटलमेंट करेंगे, हम कोई फेयर वैल्यू निकाल के देंगे तो बारबर को क्योंकि उसको ज्यादा फायदा लेना है वेबर का, तो वो कहेगा नहीं जी आपके वैल्यू ज्यादा है, मतलब हमको तो नहीं कहेगा बैंक बारबर लैंडर के थ्रू करवाएगा, लैंडर हम पे जोर मारेगा नहीं जी एक वैल्यू आपके ज्यादा है। तो एक तो ये स्टेज बड़ी मतलब कंटेंशियस है जो डिबेटेबल होती है। इसी तरीके से जब हम लिक्विडेशन की वैल्यू करते हैं तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है कि कई बार हम हमारी वैल्यूएशन के बेस पे बैंकर जो है वो रिजर्व प्राइस फिक्स कर देता है और आमतौर से उस पर कोई भी ग्राहक नहीं है। तो आमतौर से बता रहा हूँ, कई बार आ भी जाते हैं, कई बार नहीं आता, कई बार दो बार कम करने के बाद आ जाता है। तो एक वो भी स्टेज जो है जो डिबेटेबल रहती है, जबकि लेंडर हमको कहने को कहता है कि लो जी आपने तो ज्यादा वैल्यू दे दी कोई ग्राहक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारी वैल्यू की वजह से ग्राहक नहीं आया। ये भी हो सकता है कि उसकी मार्केट में उस इक्विपमेंट की डिमांड कम हो गई हो, या लोग इस बात से डरते हैं लेने के कि बैंक के लफड़े में कौन पड़े, कल को कोई स्टेल ले जाएगा बार बार। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, खाली ये नहीं होता कि भी हमारी वैल्यू ज्यादा थी इसलिए कोई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम पुरानी जो यूज मशीन भी होती है, तो लिक्विडेशन स्टेज पे यूज भी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो हम कभी कभी क्या करते हैं जो कॉमन मशीनें होती हैं, जैसे अभी स्थाना साहब ने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, जैसे वर्कशॉप मशीनरी वगैरह है या आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो कि सिंगल यूनिट बिक जाती है, तो वो हम कभी कभी क्या करते हैं उनके डीलर से पूछ लेते हैं। तो डीलर हमें बताता है कि भाई मैं इसको 10 लाख में बेचता हूँ या 5 लाख में दे दूंगा। तो कभी कभी हम उससे कंपेयर कर लेते हैं और अपनी मार्केट वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंगली दे देते हैं। तो कभी उससे भी कभी कभी डिबेट आती क्यों क्यों आती है, वो इसलिए आती है कि बेसिकली क्या है कि जो डीलर जो है सेकेंड हैंड मशीनरी का डीलर है, उसकी वो जो बेच रहा है, जो प्राइस सेलिंग प्राइस मांग रहा है, उसमें कई कॉस्ट इंक्लूडेड है। आमतौर से जो बैंकर जो बेचते हैं या जो ऑक्शन में मशीनें जाती हैं ये डीलर लोग ही खरीदते हैं। एक्चुअल बायर्स तो बहुत ही रेयर होते हैं। वो डीलर खरीद के क्या करते हैं, उसको रिकंडीशन करते हैं, रिफर्बिश करते हैं ताकि वो और अच्छी बन जाए यूज करने के लिए, ताकि उसके ग्राहक आए हैं और बिक जाए आसानी से। तो लेकिन इस पर खर्चा आता है। इसी तरीके से मान लो कोई मशीन आज खरीद के लाया डीलर, 6 महीने कोई नहीं आया, 1 साल कोई नहीं आया, 2 साल नहीं कोई गया, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है।
फिर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो आमतौर से क्या होता है कि जो डीलर का जो प्राइस होता है इन सब चीजों को शामिल करके होता है। उसमें रिफर्बिशिंग कॉस्ट भी होती है, रिकंडीशनिंग भी होती है, होल्डिंग कॉस्ट भी होती है। होल्डिंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट इन द कैपिटल डिप्लॉयड, ठीक है, और इस तरीके से कुछ प्रॉफिट कंटेंट भी रहता है। तो जिसकी वजह से कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, हम कुछ वैल्यू बताते हैं तो वो आमतौर से इसलिए नहीं मिलती कि दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर है कि वो ग्राहक चाहता है कि भाई मेरे को रिकंडीशन मिले ताकि मैं ले लाऊं तो उसको यूज कर लूं। दूसरा होता है कि वही कि डीलर जो है वो नहीं दे रहा है, तो डीलर आमतौर से डीलर जीतता है, बैंकर से इसलिए जीतता है क्योंकि उसे आमतौर से लिटिगेशन का खतरा रहता है। और फिर कब कितने में क्या कॉस्ट आएगी ठीक कराने का, उसको रिकंडीशन कराने में, ताकि अच्छे यूज हो जाए, तो उससे भी थोड़ा सा अवॉइड करता है कि ताकि टाइम सेव हो जाए, नहीं पुरानी मशीन चलती मिल जाए ज्यादा अच्छा। अब है क्या, जो इम्पोर्टेड मशीनें आती हैं सबसे पहले कहाँ आती है, कस्टम्स पे आती हैं। तो ये जो मेन बात है कि बड़ा चैलेंजिंग टॉस्क है, ये कस्टम्स ने भी रियलाइज किया। कस्टम्स ने भी अपना एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर 7/2020 का, 5 फरवरी का। उन्होंने भी यही बातें लिखी अपने जो सारे कस्टम्स के सुपरिटेंडेंट्स को, अपने जो आपको उनके डिप्टी कमिश्नर्स उनको उनको भेजा है, उसमें भी यही बातें लिखी है कि जो सेकेंड हैंड मशीनें इम्पोर्ट होती हैं और पर्टिकुलरली वो जो कि रिकंडीशन होके आती हैं, मॉडर्नाइज होके आती हैं, और क्योंकि वो उसमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट अब कितनी हो गई हो, क्योंकि वो मशीनें यहाँ पे उसकी कोई कंपेरेबल सेल प्राइस मिलता नहीं, और कोई उसके पास कोई मतलब कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि भाई जो ये हमको कॉस्ट बताई जा रही है इनवॉइस के अंदर वो ठीक है, या फिर हो सकता है कि ओवर इनवॉइस है, अंडर इनवॉइस है। तो कस्टम्स वालों को भी दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक नियम बना लिया कि आप जो है जो भी लाएगा इम्पोर्टर होगा वो चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट लाए। तो सर्टिफिकेट वो चार्टर्ड इंजीनियर का उस लाता है जहाँ से वो शिपमेंट हुआ है, और अगर वहां से नहीं आता है तो जो इम्पोर्ट का जो पोर्ट है, जहाँ भी हमारे इंडिया में इम्पोर्ट के पोर्ट में होता है, तो वहाँ भी किसी चार्टर्ड इंजीनियर से वैल्यूएशन करा सकता है। तो ये भी एक स्कोप होता है हमारे इंजीनियर्स के लिए, वैल्यूअर्स के लिए, वैल्यूएशन के एक स्कोप ये भी होता है। लेकिन इसके लिए कस्टम्स जो है वो अपनी एम्पैनलमेंट करती है, लिस्ट बनाती है, उसमें एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आमतौर से 3 साल या 5 साल में वो निकालते हैं। अब मशीन क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अब ये कस्टम्स को भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, चैलेंजिंग है। तो हम मोस्टली हमारा प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, हाउ डू वी स्टार्ट, कि भाई इम्पोर्टेड मशीन जो आई है उसका सबसे पहला जो हमारा जो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का वो होता है इनवॉइस। जो इनवॉइस हमको दी गई है उसको इनवॉइस को देखें, उसके बारे में पता लगाएं कि भाई ये इनवॉइस जो सप्लायर है वो पहली बात तो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, दूसरी बात उसके बारे में कंपेयर करें, जो कि आगे बताता हूँ मैं आपको। जब इनवॉइस नहीं अवेलेबल होती, इनवॉइस जब नहीं अवेलेबल होती है तो हमको क्या चाहिए होता है, हम कहीं ना कहीं उसके देखते हैं कोई प्लेट लगी हुई है, उस पर कोई मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है और स्पेसिफिकेशन उसकी क्या है। स्पेसिफिकेशन कई बार क्या होता है कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको सब एक्चुअल साइट में जाके सब कुछ खुद ही ध्यान देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं उसका मतलब आमतौर से जब कुछ भी ना मिले तो भाई जी उसका सब फोटो खींच लाए, उसके चारों तरफ से घुमा घूम के, और आके गूगल पे उसको उसके हिसाब से चेक करें, तब ये देख लें कि उसका वो क्या था, क्या आइटम प्रोड्यूस करने गई थी, क्या यूटिलिटी थी, तो उसके हिसाब से मशीन चेक करेंगे, आमतौर से पता लग जाता है। और फिर ये चीजें अगर हमको पता है, मैन्युफैक्चरर का पता है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर पता है, और उसकी प्लेट्स पर उसकी स्पेसिफिकेशन मालूम होती है, तो और उसका लाइफ स्पैन वो कंडीशन देख के हमको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा, वो हमको कोई बताने नहीं जा रहा है। और लाइफ स्पैन हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं। और दूसरा इवन शेड्यूल 10 जो है आपका कंपनी एक्ट का,
उसमें भी लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, लेकिन वो एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए है, वो खाली हमारे लिए गाइड हो सकता है, वो कोई बाइंडिंग नहीं है कि भी इतनी लाइफ देगी। अगर वो कहता है 15 साल लाइफ है, तो हम समझते हैं कि उसकी मशीन की लाइफ 25 साल हो सकती है, तो हमें अपना एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें डिपार्चर कोड करना पड़े कि भाई ये जो हम इसको 25 साल क्यों ले रहे हैं, इसलिए। या कई बार क्या होता है, समटाइम्स स्पेरिंग यूज मशीन्स होती हैं, मतलब बहुत कम यूज की होती है, उसके नंबर ऑफ आवर्स जो यूज होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे हम आमतौर से देखते हैं आजकल बड़े शिकायत आ रही है, अखबारों में भी आ रही है, गवर्नमेंट को भी दी जा रही है कि जी हमारी कार तो 10 साल पुरानी हो गई, लेकिन 10 साल में चली तो ये मुश्किल से 20,000 किलोमीटर ही है। हमारी गाड़ी जब 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ी वो कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं एनसीआर में, तो कई कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारी ठीक है 15 साल हो गई, लेकिन चली तो 50,000 किलोमीटर ही है, तो ये तो फिट है, तो इसका पोल्यूशन लेवल भी ठीक है। तो ये चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से और भी देखना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है तो हमें अपने सीनियर से, किसी साथी से सलाह भी ले सकते हैं कि आमतौर से क्या लाइफ होती है। जो मशीनरी के डीलर्स होते हैं वो भी इसे बता सकते हैं। जैसे हम जो आमतौर से 3 अप्रोच से इवैल्यूएशन करते हैं, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच। तो इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच का डाटा तो बिल्कुल लगभग हमारे हिंदुस्तान में तो असंभव है, क्योंकि ये चीजें खाली हम ही नहीं कह रहे, ये इवन जो अमेरिकन सोसाइटी जो हरिजक्स है, उन्होंने आज से कुछ साल पहले थर्ड एडिशन जो प्रिंट की थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे अमेरिका में, यूरोप में सारा डाटा अवेलेबल है इन चीज़ों का, कंपैरेबल सेल इंस्टांस से मिल जाते हैं। उन्होंने कुछ कंट्री के एग्जांपल दिए हैं, उसमें इंडिया भी एक है, एशियन कंट्रीज का दिया है बेसिकली, कि यहाँ पे डाटा मिलना असंभव है। वो मतलब इवन हम ही रिकॉग्नाइज नहीं करते, इवन मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि कंपैरेबल डाटा अवेलेबल नहीं होता। और दूसरी चीज, जैसे रियल एस्टेट में है ब्लैक मनी, वो मशीनरी में भी है, दिखाएंगे कुछ एक्चुअल में कुछ होगा। कई बार क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा में सेल दिखाई जाती है, कई बार क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट से कम में सेल दिखाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर जैसे उनको सूट करता है। तो होता क्या है, हम सारे वैल्यू लगभग, कई बार तो जंप मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता, मतलब ये मान के चलिए कि 95% केस में कंपेरेबल सेल इंस्टेंस नहीं मिलते हैं। 5% होते हैं जिसमें हम यूटिलाइज कर लेते हैं, वो 5% भी ऐसे होते हैं जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कभी कभी दिख जाते हैं। जैसे कोई थर्मल पावर स्टेशन है, मान लो कि 500 मेगावाट का है, 200 मेगावाट का कोई सेल हो गया, तो हमको पता लग जाता है। मान लो कोई सीमेंट प्लांट है कि 1 मिलियन टन पर एनएम कैपेसिटी का, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दे दिया, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एंटरप्राइज वैल्यू दिखती है, मतलब उसमें खाली असेट्स की वैल्यू ही नहीं होती है, उसमें और कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो कभी कभी वो बहुत कंपेरेबल नहीं होता। तो इसको वी हैव टू कंसिडर ऑल, मतलब प्रिकॉशन लेके ही कंसिडर करना चाहिए, लेकिन कभी कभी मिल जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे कि हमारे सामने है, जैसे लैंको ग्रुप के और प्लांट्स से कि हम दिखे हैं, आपके 1200 मेगावाट का इसका प्लांट दिख गया, ऐसे ही ये आपके जो जेपी इंफ्रा के जो सीमेंट प्लांट से दिखे हैं, तो ये कभी कभी इनसे सेल इंस्टांस मिल जाते हैं, आमतौर से नहीं मिलते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अप्रोच लगाते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि भाई ये जो चीज है, ये सेम कैपेसिटी की, सेम मतलब पैरामीटर्स वाली जो इक्विपमेंट है, दूसरा कितने में बन सकती है या कितने में कोई दूसरा बेच रहा है। तो आमतौर से वो जो रिप्रोडक्शन कॉस्ट है, वो तो हम आमतौर से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन कॉस्ट जो आमतौर से वो बहुत सही रिजल्ट नहीं आते। तो वी नॉर्मली कंसीडर रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के क्या तरीके हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की हम देखते हैं कि न्यू असेट ऑफ इक्वल यूटिलिटी होना चाहिए। अब इनपुट्स क्या होते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए,
जब कोई नया नहीं है, नया इक्विपमेंट नहीं है, तो मतलब जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको हम मतलब वैल्यू निकालने के लिए उसको हमें सारे तरीके के डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस, ऑल टाइप्स मीन्स आपके फिजिकल ऑब्सोलेंस, आपका फंक्शनल और आपका इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस, ये सारे कंसीडर करने चाहिए। तो इन सबको बेसिकली कैटेगरी इनकी सबकी डेप्रिसिएशन में ली जाती है। तो वो हम कहते हैं कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू माइनस द डेप्रिसिएशन वैल्यू। ये सब जो चीजें बोल रहा हूँ ये हमारे सारे वैल्यू भाई जानते थे, लेकिन चूंकि एक सब्जेक्ट डिस्कस करना था तो ये इनका जैसे भूमिका आती है, भूमिका ही चल रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ मी ऑलमोस्ट ऑल आर अवेयर ऑफ इट। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा जब मशीन की वैल्यू को निकालने जाते हैं? कॉस्ट अप्रोच में क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कि हम आइडियल तो यही है कि उस मशीन की अगर वो बन रही है, आज भी बन रही है, तो हम उसी सप्लायर से, उसी मैन्युफैक्चरर से उसी मशीन की कोटेशन मंगा लें। लेकिन होता क्या है कि जब तक हमारे पास वैल्यूएशन के लिए आती है तो यूज मशीनरी, तब तक वो मशीनें बननी बंद हो चुकी होती हैं। नई मशीन, नई स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाती है, उसकी हायर कैपेसिटी हो जाती है, हायर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। तो अगर ऐसे स्थिति हो गई है कि भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, डेवलपमेंट्स आ गए हैं, बेटर कैपेसिटी, बेटर प्रोडक्टिविटी की मशीन आ गई है, तो हमें उसकी कॉस्ट की कोटेशन अगर मिल जाती है तो हम उसको उसकी प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी से हम उसको कंपेयर करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो एडजस्टमेंट ठीक है, मानते हैं कि वो सारा एक सब्जेक्टिव हो। तो मान लो कि मैं उसको 20% सब्जेक्टिव लेस कर दूंगा, उपाध्याय जी हो सकता है उसको 25% कर दें, दूसरे मेरे भाई 22% कर दें, तीसरा 30 कर दे, तो सब्जेक्टिव हो लेकिन फिर भी एक क्लोज टू एक्चुअल रिप्लेसमेंट, एक्चुअल वैल्यू आ जाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। उसका 5 अगर हम कितना भी कम करेंगे या कितना भी एडजस्ट करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहेंगे। 10-15% की वेरिएशन होती है, वो इवन आप 10-15% तो कोर्स में भी अलाउ किया हुआ है। इवन आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है उन्होंने भी एडमिट किया हुआ है कोर्ट में कि 15% की वेरिएशन जो है वो इज जस्ट पॉसिबल, सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर डोमेस्टिक मशीन में तो कोटेशन मंगाना बहुत आमतौर से पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लायर से कभी हम फोन से बात कर लेते हैं, कभी हम उसको मेल कर देते हैं, लेकिन ये आमतौर से संभव नहीं होता फॉरेन सप्लायर के केस में। क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो मैंने नोट किया, कई बार तो वो फॉरेन सप्लायर जवाब ही देगा, कई बार जवाब देगा तो फिर वो आपसे पहले पूरा बायोडाटा मांग लेगा आपसे, आप बताओ क्यों चाहिए, आपका क्या नाम है, कौन सी कंपनी है, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, OTP से कंफर्म कर लेगा। फिर उसके बाद पूछेगा क्या कैपेसिटी की चाहिए। अगर वो मेरे पास कैपेसिटी नहीं है तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि मैं कहाँ से दूँ। तो ये आमतौर से ये दिक्कतें पाई गई हैं। तो लेकिन फिर भी हमारा काम है कि कोटेशन को कोशिश करना मंगाने की। और कई बार ऐसा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, कि कई बार विदेशी सप्लायर्स के केस में भी पॉसिबल है। ये बात अलग है कि अगर आपका लेंडर जो है वो आपको टाइम दे रहा है 2 दिन 3 दिन का, तो वो 2-3 दिन में या 5 दिन में नहीं आती, उसमें कई बार टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है, हम लेंडर को मशीनरी की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे चुके होते हैं, उसके 2 दिन बाद आ जाती है। दिस जस्ट हैपेंड विद मी। मैंने एक पुरानी 6 महीने पुरानी कोटेशन के बेस पे उसको कर दिया, 6 से 8 महीने पुरानी पे, और बैंक को मैंने रिपोर्ट दे दी। 2 दिन के बाद में उसी सप्लायर की कोटेशन आ गई। तो अब बैंक को ये थोड़ी कह सकते हैं भाई मेरे रिपोर्ट वापस तो तुम चेंज कर दो। लकीली वो बहुत क्लोज रेंज में थी तो मैंने उसको ज़्यादा मिस नहीं किया। लेकिन बाकी ये है कि कई बार होता है, तो ये टाइम कंस्टेंट्स रहते ही हैं, तो हमें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि वी हैव ट्राइड। लेकिन वो क्योंकि आपके जो टाइम कंस्टेंट्स हैं, जो डेट के कंस्टेंट्स हैं,
उस वजह से ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है और हम कोई दूसरे तरीके से कर रहे हैं। वो दूसरा तरीका कोई आपको बताना पड़ेगा कि हम कैसे करें। फिर कई बार क्या होता है कि हम पुरानी मशीनरी की तेल को सर्च कर लेते हैं, कई बार प्रोटेक्शन संभव नहीं है, तो हम उन्हीं मशीनों को वेब पे सर्च करते हैं कि भाई कौन सा मशीनरी फॉर से यूज मशीनरी फॉर से यूज कौन सा मशीनरी फॉर से। कई बार क्या होता है वही मशीन की मिल जाती है, कई बार उससे मिलती जुलती की मिल जाती है, कई बार दूसरे सप्लायर की मिल जाती है। तो ये तो मान के चलिए कि अगर हम मान लो वैल्यूएशन कर रहे हैं अमेरिकन मशीन का तो हमको मिल गई यूरोपियन की, तो नेचुरल सी बात है यूरोपियन मशीन आर कंपैरेटिवली चीपर देन द यूएस मशीन, और हमको मिल गई चाइना की, तो फिर तो आप जानती हैं कितना जो वेरिएशन होती है वो 1 और 3 के बराबर भी हो सकती है जस्ट परसेंट। लेकिन फिर भी हमें सर्च करने चाहिए, सर्च करने से हमें कई बार हेल्प मिल जाती है। फिर हमें तीसरा तरीका ये है, अभी मैंने परसों में ट्राई किया था जो बोलने जा रहे हैं कि आमतौर से जैसे हम पेपर मिल की मशीन देख रहे हैं या किसी सीमेंट प्लांट की किसी भी बड़े प्लांट की देख रहे हैं जिसकी इम्पोर्टेड मशीन है और हम जान रहे हैं कि ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो हमें थोड़ा देखना याद करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने बैक ऑफ द माइंड से देखना याद करना पड़ेगा या कि भाई ऐसे कोई प्रोजेक्ट और लगे थे तो कब लगे थे और वो क्या वो पब्लिक शेयर उनके पब्लिक इश्यू हुआ है, तो उनका शेयर हुआ है, शेयर हुआ है तो उनका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर चेक कर लीजिए। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको उनके जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत बहुत चांसेस हैं कि मशीनरी की लिस्ट मिल जाएगी जो उन्होंने ऑर्डर कर रखी है या जो उसकी कोटेशन मंगाने की वो अभी मंगाई नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आमतौर से एक्सपेंशन केसेस में या नए केसेस में आमतौर से मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। होता क्या है कि मान लो कि मैं आज मशीन की वैल्यूएशन कर रहा हूँ 2023 में और मशीन है 2011 की, तो बहुत संभावना है 2011 नहीं तो 12, 14, 2009, 10, 16 इस पीरियड का कोई सेम प्रोजेक्ट आया हो और हमको मिल जाए, तो हमको बहुत कंपैरेटिव उसकी डिटेल मिल जाती है। ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसको मेरे वेल्डर भाई जो मशीनिंग डील करते हैं, मशीनिंग डील करते हैं, तो प्लीज इसको जरूर ट्राई किया करें, ये इससे बहुत हेल्प मिलती है। फिर हमारी लोकल वेबसाइट्स भी हैं, इंडिया टाइम्स वगैरह हैं, कौन सी इंडिया मार्ट भी आती है, तो इन पे कई बार क्या है वैसे लोकल सप्लायर्स रहते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें यूज मशीनें भी आ जाती हैं, तो इसमें देखना OLX को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। देखो ऐसा है, हमें तो सब मतलब एक तरह से अपने दिमाग से जो दिमाग में आए घुमाना है और उसको कोशिश करनी है कि हमको ये डाटा कहीं ना कहीं से मिल जाए, 2 साल आगे पीछे का हो तो हम एडजस्ट करें। फिर एक वेबसाइट हुआ करती www.java.com, ऐसी और भी है, सी करके कुछ करके भी है ca.com, तो इनमें डाटा मिलता है लेकिन वो 2016 से पहले का। अगर आपकी मशीन 2016 से पहले की इम्पोर्टेड है तो आमतौर से इससे मिल जाएगा आपको डाटा। अब होगा क्या, जब हम खोलेंगे इसको तो इसका एक ही पेज खुलता है और एक पेज से ज़्यादा खोलना हो तो हमको लॉगिन करने के लिए उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अपने रजिस्टर करने से मत घबराइए, कर दीजिए, ये हमारा कोई डाटा नहीं चुराते, बिकॉज दे आर रियल सेलर्स, ये डाटा के सेलर्स है ना, ये डाटा सेल करते हैं और ये पैसे लेते हैं इस बात से। लेकिन हमें क्योंकि रोज नहीं चाहिए, हमें साल में मुश्किल से 4 बार चाहिए, तो हम इनकी फीस नहीं कर सकते। लेकिन रजिस्टर कर लोगे, एज ए स्टूडेंट कर लो, कैसे भी कर लो, एज ए कंसल्टेंट कर लो, तो हमको आमतौर से ये रजिस्टर कर लेते हैं, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, तो इससे डाटा हमको मिल जाएगा। तो उसके बाद हम 2016 का 2011 तक निकाल सकते हैं। ये जो हमारे मेरे जो सजेशन थे, अगर किसी तरीके से हेल्प नहीं करते हैं, हमको कोई भी तरीके से नहीं मिलती है रिलेशनशिप को, ना पोटेंशियल से मिलती है, ना किसी वेबसाइट से मिलती है, ना किसी का कोई रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मिलता है, तो भाई जी फिर तो वही है कि हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये लगाने का उपाय है। लोकल मशीन और डोमेस्टिक मशीन में तो हम नेचुरली है
जो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर है वो हम देख के उससे कर लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेड मशीन्स में हमें वो नहीं चलता है। हमें दो चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। नंबर एक तो फॉरेन करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आ गया। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपके इंक्लूडिंग चाइना और बहुत सारे कंट्रीज यूएस डॉलर में ही बेचते हैं। ऐसे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज सारे के सारे ज़्यादातर हैं यूरो में बेचते हैं। तो हमें जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आया है वो हमको जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाएंगे तो हमको वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर अगर जिसमें हमने मंगाया था 50 रुपए का डॉलर था उसमें, और आज अगर 85 रुपए का हो गया है, 70% बढ़ गया है, तो नेचुरल सी बात है कि वो जो 70% का इम्पैक्ट हमको देना पड़ेगा। फिर विदेशों में जो है अभी पिछले 1-2 साल छोड़ दो आप, मतलब ये तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड के बाद के 2-1 साल छोड़ दो, करंट ईयर छोड़ दो, तो जिसमें कि कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत हाई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। यूएस में भी अनप्रेसिडेंटेड हर इन्फ्लेशन रहा है। तो वरना क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, जो इवन चाइना में जो इन्फ्लेशन था वो 1.5% से लेके 2.5% तक रहता था साल का। तो अभी है क्या, उस जब हमने मंगाई तो मशीन कभी की है, जिसकी वैल्यू कर रहे हैं उसी पीरियड के बिफोर कोविड ही है ज़्यादातर। तो इनके लेकिन इंडेक्स देखना हो तो 2 इंडेक्स है। एक मार्शियन स्विफ्ट इंडेक्स है, ये आपको ये जो कैलिफोर्निया स्टेट बोर्ड ऑफ इक्वलाइजेशन प्रिंट करता है, जो पब्लिश करता है, ये भी आपको 2018 के बाद का बहुत मुश्किल ही मिलेगा। 2018 तक तो मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा है, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मशीनरी का है, जो यूएस के फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक डाटा है से लिंक है, लेकिन ये आपको करंट मिल जाएगा 2022 तक का मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसमें हर इक्विपमेंट, हर कमोडिटी का मिल जाएगा। मतलब आप चाहेंगे कि सीमेंट प्लांट का चाहिए उसका मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक मशीनरी का चाहिए उसका मिल जाएगा, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का चाहिए वो मिल जाएगा, आपको ये सब मिल जाएंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल आता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि मशीन इतनी खराब हालत में पहुंच गई है कि हमें स्क्रैप ही करना पड़ रहा है। तो स्क्रैप रेट निकालने के 2 ही तरीके हैं कि या तो भाई अपने मोहल्ले में जाके जो स्क्रैप डीलर है उससे पता कर लो। दूसरा ये है, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट क्या है, एक जर्नल पब्लिश होता है, नाम उसका MMR रिव्यू वीकली ये है। और इसमें मेटल और स्क्रैप के प्राइसेस पब्लिश होते हैं हर वीक। ये मुंबई से प्रिंट होता है। ये आपको हेल्प कर देगा। इसमें नए मतलब नए मेटल के मिल जाएंगे सारे, फेरस एंड नॉन फेरस को, और फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप के मिल जाएंगे। ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है। कभी कभी सोचते हैं क्या रेट लगा लें जी हम कॉपर के स्क्रैप का, क्या रेट लगा लें हम एल्यूमिनियम के स्क्रैप का, तो हियर यू कैन फाइंड आउट। फिर और क्या सोर्स हो सकते हैं, ये कुछ सोर्स है। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एसोसिएशन है। सीमेंट वालों की अलग है, स्टील वालों की अलग है, पेपर की अलग है। तो इनकी जो वेबसाइट्स हैं इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या मिल जाती हैं कि अभी नए प्लांट जो कौन से लग रहे हैं, या 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कौन सा नया प्लांट लगा है, तो उससे कभी कभी हमको उनकी कैपिटलाइज कॉस्ट मिल जाती है कि किस कैपिटल कॉस्ट में लगाया, कि भाई ये इतनी कैपेसिटी का प्लांट फलाना कंपनी लगाया है, प्लांट जगह लगाया है, और क्या इसकी कॉस्ट आई। तो इनमें कई बार मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपकी जो ये IBEF की जो वेबसाइट है ये बहुत यूजफुल है। इसको यूज करा करें। ये ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री के बारे में आपको डाटा देती है। अब ये जो मैंने आगे लिखी क्रिस्टल, इकरा, केयर, ये बेसिकली रेटिंग कंपनी है। रेटिंग कंपनी से हमको बहुत थोड़ी मदद मिलती है। थोड़ी मदद ये मिल जाती है कि भाई सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री की रेटिंग्स आमतौर से गिर रही है, ऊपर जा रही है। और अगर हम किसी स्टील कंपनी की करने जा रहे हैं या किसी ऐसी इंडस्ट्री का करने जा रहे हैं जिसने इकरा से, केयर से रेटिंग कराई है,
तो उसी की रिपोर्ट देख लो, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर एक सोलर पावर में रिन्यूएबल एनर्जी में मैगजीन आती है, पीवी मैगजीन आती है, फोटोवोल्टाइक मैगजीन। फिर ऐसे ही एक ये सोलर पावर के बारे में सब डिटेल देती हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरा मतलब कहने का है, आप बार बार ट्राई करें, अरे और बोले एक नहीं, आपको प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन इट इज नॉट सो सिंपल, इट इज नॉट सो सिंपल एज रियल एस्टेट वैल्यूएशन। रियल एस्टेट वैल्यूएशन होता है आप एक दिन में 2 बना लें रिपोर्ट, एक दिन में 1 बना लें, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू आमतौर से अगर सिंगल मशीन है, 2 मशीन है, 4 मशीन है तो ठीक है बना लेंगे। आमतौर से जब ज़्यादा मशीन होती है तो आपको बहुत टाइम लगता है। तो आप लैंडर की बात को समझते नहीं है। और ये हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महोदय और हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय, अगर उनको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, मुझे एक फोटोवोल्टाइक की वैल्यूएशन करनी थी। उसमें सोलर सेल प्लांट भी था और उसमें मॉड्यूल मेकिंग प्लांट भी था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मैंने एक वेबसाइट ढूंढी, मार्कॉम करके वेबसाइट। तो अब है क्या कि जब हम सोलर के जो प्लांट शुरू में लगे थे, सेल से मॉड्यूल बनता है, जो सेल था पहले चेंज बाय चेंज का था, तब तो साइज बड़े आ गए, तो आज में से बड़े भी आ गए। तो जो सोलर सेल का प्लांट था शुरू में 10 मेगावाट का जर्मनी की एक कंपनी ने शुरू किया था। फिर 10 के बाद में 30 के हुए, 30 के बाद 50 के हुए, 50 के बाद में और 100 के हुए। तो हाल ये है कि मैंने अभी लास्ट ईयर ये वेबसाइट देखी, तो ये बोला कि 100 हुआ क्या, जो उसमें आते थे 100 मेगावाट के जो प्लांट, मतलब 50 मेगावाट का भी 150-200 करोड़ का आता था। अब ये जो लास्ट ईयर मैंने देखा तो बोला 100 मेगावाट का प्लांट 80 करोड़ में लगता है। और 80, लेकिन 100 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है। इससे आप जो सोलर सेल बनाएंगे वो जो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं सेल, कस्टम ड्यूटी देने के बाद भी वो सस्ते पड़ेंगे और आपका माल नहीं बिकेगा। तो अब ये चीजें आपको इन वेबसाइट से मिलेंगी, वरना अगर हम जाके मशीन देख आएंगे उससे नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बताता हूँ आगे आपको कि कैसे यूजफुल होती है। फिर जैसे एक मशीनों की वेबसाइट, तो अब इसमें स्ट्रिंगर्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को जोड़ते हैं, जो सेल्स को उनको वेल्ड करते हैं, स्ट्रिंगर्स बोलते हैं उनको। तो ये जो 4BB में 4 बस बार, तो ये जो अमेरिकन था, इनकी वेबसाइट पे 4 बस बार का 17,71,000 का मिल रहा था। और यही मैं बता रहा हूँ 2012 का रेट बता रहा हूँ। और यही जो स्ट्रिंगर था, ये करीब 2009 में छत्तीसगढ़ में 3.5 करोड़ का नया आया था मेरे पास। ये जर्मन है, ठीक है, 3.5 करोड़ का नया आया था। और ये देखिए 2022 में 17 लाख का रहेगा। जर्मनी और यूएस की मशीनों की क्वालिटी में बहुत फर्क नहीं था। मतलब हो सकता है जर्मनी की 17 लाख की मतलब है तो उसका पुराना 22 लाख का मिल जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होती। फिर क्या होता है, जब हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं कॉस्ट अप्रोच में, तो हमारा काम होता है डेप्रिसिएशन ऑफ ऑब्सोलेंस निकालना। तो इसमें क्या है कि है क्या कि भाई ऑब्सोलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैं अभी आपको बताया सोलर पीवी इंडस्ट्री का, फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री का, तो ऑब्सोलेंस को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्निकल भी होता है कि नई टेक्नोलॉजी से पुरानी को सुपरसीड कर लिया, जैसे अभी बताया आपको। फिर इकोनॉमिक भी होता है, लॉस ऑफ वैल्यू होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, डिमांड स्विंग होती है, या अगर गवर्नमेंट नया कानून पास करती है। तो एनसीआर में नया कानून पास हो गया है कि जितने भी डीजल जनरेटिंग सेट्स लगे हैं दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस बेस्ड। तो नेचुरल बात है, जब आप 1000 केवीए का डीजल सेट है तो वो कन्वर्ट करने में 20 लाख रुपये लग जाएंगे। तो मेन बात ये है कि ये उससे क्या हुआ, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, क्योंकि वो बेकार हो गया। वो जो तुम्हारा जो डीजल बेस्ड वाला था उसमें 20 लाख और कीमत बढ़ गई, और ऐसे बेचेंगे तो 20 लाख कम में बिकेगा। फिर ऐसे क्या है, फंक्शनल भी हो सकती है। फंक्शनल ये होती है कि वो जो जिस
जिस काम के लिया था वो एफिशिएंसी नहीं आ रही, वो क्वालिटी ही नहीं आ रही, तो आपकी तो और नई मशीन जो सेम आ रही है, सेम एफिशिएंसी की, वो सस्ती आ रही है, तो नहीं बात है, वो इनएफिशिएंट हो गया, दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड, और फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब है क्या कि अगर ऑब्सर्वेंस होता क्या है बेसिकली, कि भाई हम कहते हैं कि एक कोई भी इक्विपमेंट है, मान लो कि 5 साल के अंदर वो मान लो 40% डेप्रिशिएट हो 5 ईयर्स के, उसकी डेप्रिशिएशन मान लो कि 40% हो गई है, लेकिन जो मार्केट में जो वैल्यू मिल रही है वो उसकी 30% मिल रही है, ओरिजिनल जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की 30 मिल रही है, तो हमारा डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो 40% आ रहा है, तो इसका जो 30% बाकी जो एक्सेस वैल्यू डिक्रीज होगी वो क्या है, दैट इज ऑब्सोलेंस। ठीक है सर। अब क्या है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गए हैं, किस तरीके के बहुत सारे मशीन है, आईटी में हो गया है, हेल्थ केयर में हो गया है, रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया है, अब ऑब्सोलेट 5 साल से कम में हो जाते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के जो पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुए हैं वो 2 रुपये कुछ पैसे में, 3 रुपये से नीचे पर यूनिट, और थर्मल पावर की जो आपकी जो यूनिट की कॉस्ट आती है, वही आज से मैं देख रहा था करीब करीब 4 साल पहले, जो इनकी एनटीपीसी की वेबसाइट पर था, वो 3 रुपये 25 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 25 पैसे आती, जिसमें लगभग फिक्स्ड और वेरिएबल बराबर बराबर, मतलब 1 रुपये 60 पैसे फिक्स थी, 1 रुपये 60 पैसे लगभग वेरिएबल थी। तो अब वो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो कह रहा है कि जो छोटे प्लांट्स है, विशेष तौर से जो आपके 250 मेगावाट तक के, वो सारे सारे बंद हो रहे हैं। इवन जो एनटीपीसी है वो उसमें भी 125 तक के तो सारे नीलाम कर दिए ऑलरेडी, और बाकी की लाइन लगा रखी, क्योंकि वो आपके ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो वायबल ही नहीं है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है। तो क्या है, जो आपकी जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी कीमत गिर जाती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑप्शनल छोड़ दीजिए, डेप्रिसिएशन क्या है नॉर्मल फिजिकल जो यूज करने में जो उसका वियर एंड टियर ओवर टाइम होता है, नहीं है। और फिर आपका फॉर एग्जाम्पल, लेकिन है क्या कि ये जो डेप्रिसिएशन है, वियर एंड टियर जो है ओवर टाइम जो होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट में डिफरेंट तरीके का होता है, तो हमको उसी हिसाब से लेना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि 20 साल की लाइफ है तो 5 टन सबका वो 4.5 टन, अगर 10 टन निकाल लिए साल में तो 4.5 टन कर दिया। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनकी शुरू में ज़्यादा कीमत गिर जाती है और धीरे धीरे लोअर रेट की गिरती जाती है। ऐसे इक्विपमेंट्स की हमको जो है डिक्लाइनिंग बैलेंस पे निकालनी चाहिए, और जो जैसे स्टेनलेस स्टील के हैं इसकी तो लगभग बराबर ही गिरेगी, मतलब तो इनकी हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट में, एक ही फैक्ट्री के अंदर ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी कुछ की वैल्यू, कुछ की कीमत तेजी से गिरती है और कुछ की कीमत स्लोली गिरती है, तो हमको दोनों ही लगाने चाहिए। जिनकी तेजी से गिरती है उनको हम डिक्लाइनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करें, और जिनकी स्लोली गिरती है उनको हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करें। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको एक ही लगाना है, तो हम दोनों ही लगा सकते हैं, एक ही सिंगल शीट के अंदर दोनों हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, जो डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिजल्ट यूएसए की वेबसाइट से, तो खाली डॉलर को मैंने बता दिया है, बाकी ऐसे कैसे लिखती है। जैसे लिखा है उन्होंने कि कोई चीज 1.5 लाख रुपए की आपकी नई आती है, रिप्रोडक्शन कॉस्ट न्यू है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी जो रिप्रोडक्शन 1.5 लाख है और रिप्लेसमेंट आपकी 1,40,000। तो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही देखना है। तो अब है क्या, फिजिकल डेप्रिसिएशन मान लो कि उसका 50% हो गया है, जो आपका डेप्रिसिएशन जो हो गया है 50% हो गया, फंक्शनल आपका 20% हो गया, तो इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस जो है, जो एक्सटर्नल फैक्टर से है, वो आपका 10,000 रुपये का होगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे,
तो सबसे पहले जो 1,40,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी वो देखनी है, शुरुआत वहाँ से करनी है, रिप्रोडक्शन कॉस्ट से नहीं करनी है क्योंकि आमतौर से ज़्यादा होती है। तो इसमें से सबसे पहले हम जो फिजिकल डेप्रिसिएशन है, जो डिटेरियोरेशन जो फिजिकल वियर एंड टियर है, वो हमने 51 घटा दिया, 17 घटा दिए, 70,000 बाकी रह गए। उसके बाद में हम फंक्शनल ऑब्सोलेंस घटाएंगे 70,000 का 20%, 1,40,000 का नहीं घटाएंगे। तो ये आपका 56,000 रह गया। उसके बाद में इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस घटाएंगे, मतलब ये जो बाकी जो बात आ गई आपकी वो डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, ये आपको एग्जांपल देता हूँ कि फिजिकल डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब इनको तीनों को इकट्ठे करके नहीं काट दिया, 50% वो, 20% वो, 10% वो, तो हमने 80% घटा दिया, ऐसा नहीं करते। इनको हम इसी स्पिरिट में करते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो नॉर्मल लाइन मशीन होती है वो चलती रहती है, वो डेप्रिशिएट होती है। कोई मशीन हम खरीद के लाते हैं जिसकी लाइफ मान लो कि 15 साल है, तो उसको 5 साल हो गए हैं, और 5 साल में वो डेप्रिशिएट ठीक है जैसे भी कर रही है, जो भी आप उसे समझ रहे हैं, उसके वियर एंड टियर ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हुआ है कम हो जाएगी, तो डेप्रिशिएशन उसकी होता रहा। उसके 5 साल के बाद क्या देखते हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल नया डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें उसकी एक नई मशीन आ गई है, न्यू वर्जन आ गया है उसका, और वो ये न्यू वर्जन से क्या है, उसका फंक्शनल ऑब्सोलेंस हो गया। न्यू वर्जन से क्या हो गया कि उसकी फंक्शनल ऑब्सोलेंस हो गया है। तो ये हमने पिछले पेज पे निकाला था, ये आपका फंक्शनल ऑब्सोलेंस इसके बाद हुआ, क्योंकि सबसे पहले हमारा फिजिकल जो आपका डेप्रिशिएट हुआ 5 साल के बाद हुआ, क्योंकि 5 साल तक नहीं हुआ आपका, 5 साल का फंक्शनल ऑब्सोलेंस नहीं हुआ, तो 5 साल के बाद हुआ, तो इसलिए हमने पहले डेप्रिसिएशन कम कर दिया, उसके बाद में उसको कम कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, डिमांड कम हो गई, तो जैसे आपके हम कंप्यूटर्स में देखते हैं, पहले फ्लॉपी चली, फिर सीडी चली, फिर डीवीडी चली, तो सब बेकार हो गई। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस हो गया, तो ये सबसे बाद में आता है। सबसे पहले फिजिकल डेप्रिसिएशन होता है, उसके बाद में आप मान के चलिए फंक्शनल ऑब्सोलेंस होता है, उसके बाद में इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस होता है। इसलिए इसको हम बारी बारी से रिड्यूस करते हैं। अब ये तो बात थी कि हम जो मशीनें देखते हैं कि इंडिविजुअल मशीन की वैल्यूएशन की बात हो रही थी, अब तक के प्रोसेस प्लांट्स होते हैं। प्रोसेस प्लांट्स में बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पे एक जो प्रोसेस में एक मशीन से दूसरी पे गया, दूसरे तीसरी पे, जैसे आप देखते हैं प्रोडक्ट टाइप होते हैं। तो प्रोसेस में मतलब एक मशीन दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, मतलब जो भी मशीन रहती है वो अपने प्रीवियस ऑपरेशन पे डिपेंड रहती है। तो होता क्या है कि सारी की सारी मशीनें जो होती हैं, हम इनको इंडिविजुअल की इतना महत्व नहीं रहता। तो ये एक क्योंकि सारा प्लांट हमको इकट्ठे ही वैल्यू करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस प्लांट होते हैं। प्रोसेस प्लांट प्रॉपर्ली यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स मशीन equipment to convert raw material into high value products. Both the raw materials and finished products may be global commodities whose price varies based on supply, demand and competition. Thus the industry economics and the value of the process plants are influenced highly by outside forces beyond the control of individual plant. ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कोई प्लांट हमने यहाँ लगा लिया, कि मान लीजिए कि हमने कोई 10,000 टन साल का प्लांट लगा लिया, और उसके बाद में वो मालूम पड़ा कि 3 साल बाद वो 10,000 का बिल्कुल ही बेकार हो गया। कि जैसे आपके पीवीसी जैसे पॉलीसिलिकॉन के प्रोजेक्ट जो थे, जब इंडिया में एक कंपनी लगाया, लैंको ने लगाया, उनका 1200 टन का साल का लगा सकते, उन्होंने डिजाइन किया 2009 में 1200 टन साल का बनाएंगे, तो ठीक है प्रॉब्लम है, क्योंकि विदेशों में चाइना वगैरह में 1500 के लग रहे थे, 1800 के लग रहे थे, यूएस में भी 2200 टन के लग रहे थे। तो 2011 आते आते वो विदेशों में वो जो 2000 के थे वो 4000 पहुंच गए। तो उन्होंने सोचा चलो हम 1200 का 1800 कर देते हैं, तो बढ़ा दिए, और वो 2015 तक आते आते विदेशों में वो 4000 से लेके 15,000 टन साल के हो गए।
और वो 2018 तक आते आते 50,000 टन के हो गए, और 2021 आते आते 1 लाख टन के हो गए। 1 लाख टन का प्लांट लोग लगाने लगे, एक सिंगल प्लांट। तो उससे 1200 टन वाला, 1800 टन वाला कम्पीट नहीं कर सकता ना। लेकिन चूंकि ये प्लांट जिसने लगाया है उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी तो नहीं है कि वो कैसे कम्पीट करेगा उससे। उसके कंट्रोल में थोड़ी था कि वो विदेशों को रोक देता है, इसमें आप मत बढ़ाइए। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं, जो प्रोसेस प्लांट्स होते हैं, वो सारे इकट्ठे वैल्यू किए जाते हैं, मतलब उनको इंडिविजुअल मशीन से नहीं करते, उनको सारा कंप्लीट प्लांट के रूप में वैल्यू दिया जाता है। और इसमें चूंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है ये काउंट किया जाता है। और यही बात है जो हम जो कहते हैं कॉस्ट अप्रोच में जो वैल्यूएशन होती है, वो कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कॉस्ट अप्रोच में जो प्रोसेस टाइप प्लांट होते हैं उनमें हमारी सिंपल बात रहती है, मतलब डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये प्लांट जो है इकोनॉमिकली वायबल है, ये पैसा डुबाएगा नहीं, हमको इनकम देगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको देखना चाहिए। लिखा इंडिविजुअल आइटम मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन प्रोसेस प्लांट टेंड टू लूज देयर आइडेंटिटी। वही जो बोल रहा था कि अपनी आइडेंटिटी में कुछ नहीं रहती। दे आर व्यूड एज ए पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम रादर देन इंडिविजुअल कंपनी। तो हमको वैल्यूअर को हम एज ए वैल्यूअर हमको कैसे करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है जब प्रोसेस प्लांट के हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो हमको कैसे करना चाहिए? हमको अपने आप से पूछना चाहिए एक प्रश्न क्या पूछने चाहिए? प्रश्न ये पूछने चाहिए कि जो आजकल मॉडर्न प्लांट लग रहे हैं वो क्या कैपेसिटी के लग रहे हैं, वो हमारे वाली जो कैपेसिटी इसी कैपेसिटी के लग रहे हैं, और नई कैपेसिटी के लग रहे हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आती है। तो हमें अपनी कैपेसिटी कॉस्ट को उसी कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। तो क्या हमारी छोटी कैपेसिटी का प्लांट, कई बार क्या होता है हम 10,000 टन का कैपेसिटी का प्लांट लगा लेते हैं, मान लो $2 मिलियन में लगा लेते हैं, और दूसरा जो नया प्लांट लग रहा है वो 33 गुनी कैपेसिटी का 30,000 लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है $25,000 में या तो $25 मिलियन में। तो मतलब क्या हुआ, 30 मिलियन लग रहा है, कैपेसिटी 3 गुनी बढ़ गई, लेकिन जो कॉस्ट बढ़ी उसकी वो मुश्किल से 50% में नहीं बढ़ी। तो इन चीजों को हमें देखना चाहिए। तो फिर हमें क्या देखना चाहिए कि भाई ये क्या ये ऑपरेटिंग इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे जो होंगे उसके बेस पे क्या ये प्रॉफिटेबल होगा। ऑफकोर्स हमें इसकी टीईवी नहीं बनानी है, माइंड डेटा में ये बात अपनी रिपोर्टों में लिखनी है। वी आर नॉट दिस प्रॉफिटेबिलिटी का जो असेसमेंट है हमारा नॉट बेस्ड ऑन एनी टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई है हमने। हम इसको एक एज ए वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ले रहे हैं। ऑर्डिनरी प्रूडेंस में होता है कि हमारे पास कोई स्पेशल प्रूडेंस नहीं है, हम कोई सब्जेक्ट मैटर के इसके स्पेशलिस्ट नहीं है, हम ऑर्डिनरी प्रूडेंस के वैल्यूअर हैं, उसके बेस पे हम बता रहे हैं इफ दिस कैन बी प्रॉफिटेबल देन वी हैव टू वैल्यू इट एज ए प्लांट। If this is not profitable, if we think that this can never be profitable unless its capacity increase, then certainly it has to be sold as its salvage value or its scrap value. तो ये सब चीजें हमें अपने आप से पूछनी है, उसी हिसाब से हमको वैल्यूएशन करना है। ये सबसे बड़ा इसका एग्जांपल अभी जो सोलर सेल दिया फोटोवोल्टाइक प्लांट का ही है, जिसमें आपके सोलर सेल्स और आपके सोलर मॉड्यूल बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन जो जैसे पहले बताया था सिंगल असेट्स के कभी कभी जो सेल ट्रांजेक्शंस होते हैं, कभी कभी हमारे पास किसी अखबार में किसी मैगजीन में जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं तो खास तौर से जो बिजनेस वाला होता है उसमें अगर इस पर ध्यान देंगे कभी कभी महीने में 1-2 बार हमको मिल जाएगा कि ये फलाना प्लांट मिल गया। अगर वो उसमें छोटी सी न्यूज ही मिल गई तो हमको उसको न्यूज को एक्सटेंड करना है अपने गूगल पे सर्च करके, तो होता है हमको और बेटर इंफॉर्मेशन। तो फेयर वैल्यू क्या हुई? तो हम कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू वो है जो मोर ऑफन देन नॉट, मतलब ज्यादातर केसेस में वैल्यू डिराइव्ड आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ चलन
should provide fair value. अगर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से डेप्रिसिएशन ऑप्शन घटा दोगे तो आमतौर पे वो वैल्यू ठीक होगी. However, if the date of valuation is current date or near about it, ठीक है जी, वन कैन सीक ओपिनियन ऑफ यूज. मतलब अगर हम आज की डेट में वैल्यूएशन कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हमको जैसे आईटीबीआई के वैल्यूएशन में तो हमको एक बार पिछले साल की रिकॉर्डिंग करती है, लेकिन क्या है कि जैसे आज की डेट में वैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे हम बैंकों के लिए करते हैं, तो ये फेयर वैल्यू दे दो एज ऑन डेट, तो हम आमतौर से इन मशीनों के बारे में जो हमारे लोकल आसपास के या वेबसाइट पे जो यूज मशीन के डीलर्स होते हैं उनको फोन मिला के अगर पूछ लेंगे तो थोड़ा सा हमको आइडिया मिल जाएगा वाकई भी मार्केट प्राइस क्या है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको कॉशन से लेना है, क्योंकि वो कॉशन इसलिए क्योंकि जो बेच रहा है उसमें उसकी कई कॉस्ट इंक्लूडेड है. रिकंडीशनिंग कॉस्ट भी है, रिफर्बिशिंग कॉस्ट भी है, होल्डिंग कॉस्ट भी है और प्रॉफिट होती है. तो ये थोड़ा सा अगर कोई हमको बता रहा है और हम उसमें से इन चीज़ों को थोड़ा कम कर दें तो हमको आइडिया मिल जाता है कि हम जो वैल्यू देने जा रहे हैं वो लगभग रियल वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो लगभग मार्केट वैल्यू के आसपास है. ये चीज़ों को देखना पड़ेगा. जी यही चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी जो मैं आपको बता पाया हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो पेशेंस सुनने के लिए. कुछ कोई सलाह मशवरा हो तो मुझे दे दो, मैं और इम्प्रूव ऑन कर लूँगा. कुछ प्रश्न हो तो वो बता दीजिए. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब. रियली आपकी जो लेक्चर थे प्लांट मशीनरी के जितने भी वैल्यूअर्स हमारे साथीगण यहाँ पर मौजूद होंगे उनके लिए खासकर बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और कई चीजें जो है पूरी एक्सप्लेन की गई हैं. ओपी शर्मा साहब को शायद कुछ पूछना था. ओपी शर्मा जी. यस सर. सर बोलिए. उनको म्यूट करा दो, अनम्यूट करा दो पहले. ओपी शर्मा जी अनम्यूट हो जाइए पहले. ओपी शर्मा जी फोन कर दो. की जब लोग वैल्यूएशन करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन कि भाई जो मशीन है वो किस रूप में जो है यूज होगी. अगर जैसे कि जो मशीन लगी हुई है, इंडस्ट्री चल रही है हमारी, गोइंग कंसर्न के रूप में चल रही है हमारी, तो उसकी वैल्यूएशन एक अलग होती है. और अगर सर मान लीजिए यहाँ से हम एक जगह से शिफ्ट होकर के हमको दूसरी जगह भाई वही प्लांट को निकाल के लगाना है तो उसकी वैल्यूएशन अलग हो जाती है. तो इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें. पूछना है ना क्या हो नहीं देखिए सर ऐसा है कि सॉरी ये प्रॉब्लम नहीं आई थी. आप थैंक्स नहीं देना. जुड़ जाओ. मेरे पास जो वैल्यूएशन आती है वो ज्यादातर पूरे प्लांट की आती है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी की. कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत सही बात कही है कि जस्ट पॉसिबल. और इसके साथ साथ एक मुझे मुद्दा और भी याद आ गया, वो भी बात कर लेता हूँ. आपने अच्छा किया. देखिए बिल्कुल सही बात है. जब हम खाली मशीनरी की वैल्यूएशन हमसे कराई जाती है, मेरे से कुछ बैंकों ने भी कराई है अपने एसेट बेचने के लिए. हमारे बैंक हैं उनके जो सर्कल ऑफिस है उनका हमारा कोई सामान बेचना है, इक्विपमेंट बेचना है या फर्नीचर बेचना है, तो नेचुरली जब हम दो तरीके से वैल्यू करते हैं. वन इज इन सीटू जो कि मतलब जो जैसे लगा हुआ है ऐसे के ऐसे यूजर इस्तेमाल करेगा. ये हमको लिख देना चाहिए अपने रिपोर्ट में कि हम वैल्यूएशन इन सीटू कर रहे हैं. एक्स सीटू का मतलब होता है कि ये मशीन यहाँ से उखड़ के चली जाएगी. इन सीटू में बहुत सारी चीज हम होते हैं. कई बार हम उसमें इंस्टॉलेशन इरेक्शन जोड़ लेते हैं. आमतौर से अवॉइड ही करने चाहिए. इन सीटू में भी अवॉइड ही करने चाहिए क्योंकि जब बिकते हैं तो एक्स सीटू ही बिकते हैं. तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वरना बाद में आपको बैंक वाला तंग करेगा, यार आपने किसकी बताई थी
तो कोशिश कीजिए कि इन सीटों में भी जो आपके जो इलेक्शन और इसके जैसे हैं कम ना लगाए जाएं, लगाने हैं तो बेयर मिनिमम लगा दीजिए, क्योंकि जिसको हम कल को अपने उसमें एडजस्ट अगर एक्स-सीटू भी हो जाता है। एक्स-सीटू में एक फैक्टर और आता है, एक फैक्टर आता है कि भाई रिमूवल, कॉस्ट ऑफ रिमूवल, ये हमको साथ साथ दिख देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रिमूवल भी इसमें आएगी और वो मतलब जब हम इसको बेचेंगे, ये हमारी जो मशीन की वैल्यू है इन सीटू है, और एक्स सीटू बेचेंगे तो इसमें इसको जब कॉस्ट ऑफ रिमूवल इसमें लेस हो जाएगी, एंड आल्सो जो रिडक्शन ड्यू टू डैमेज इफ एनी ड्यू टू रिमूवल वो भी हमको डाल देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आप असेस नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ही हमको लिख देना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आपने दूसरा प्रश्न जो एक प्रश्न मेरे किसी के साथ मिलता जुलता मेरे याद आ गया, वो बहुत बार आता है कि जैसे हम कहते हैं ना कुछ मशीनें अटैच टू द अर्थ है, जो हम इम्यून प्रॉपर्टी में कहते हैं ना कि ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और मतलब जो जो बिल्डिंग से अटैच्ड हैं वो भी, जैसे आपके लिफ्ट हो गए, जैसे आपके HVAC सिस्टम हो गया, तो हमको जब हम इनकी वैल्यूएशन अलग अलग करते हैं, तो हमारा मैं मान लो मशीनरी कर रहा हूँ और मेरा कोई दूसरा भाई लैंड बिल्डिंग कर रहा है, तो आमतौर से जब मैं लैंड बिल्डिंग करूँ तो मैं लैंड बिल्डिंग वाले में लिख दूँ कि मैंने ये कंसिडर कर लिया है इसमें, ठीक है, और स्पेसिफिकली लिख दें, वो ठीक है जो लिस्ट में आएगी तो आएगी। ऐसे ही मशीनरी में भी लिख दें कि ये आइटम जो है जो कि इजीली रिमूवेबल नहीं है, ठीक है। चिलर आपको रिमूवेबल है, चिलर हम उसमें नहीं लेंगे, ठीक है जी, लेकिन जो आपकी डक्टिंग है वो तो उसमें शामिल है, 5 स्टार होटल लगा हुआ है, उसमें आपके चिलर लगे हैं, टावर कूलिंग टावर लगा हुआ है, अगर हम उसको बिल्डिंग में जोड़ रहे हैं तो हमको मशीनरी में भी लेना है। तो इसके एक्चुअल में क्या है, इसमें IBS भी बहुत मतलब क्लियर नहीं है, जो इंडियन इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है उन्होंने भी ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि ये चीजें हमको स्पेसिफाई कर देनी चाहिए। मैं ध्यान आ गया, ये मैंने नोट किया था, ये मतलब स्पेसिफाई करने से क्या होता है, टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ऐसा ना हो कि लैंड बिल्डिंग वाले में वैल्यूएशन चली जाए और मशीनरी में भी चली जाए। तो इसलिए जब हम अलग अलग वैल्यूएशन करते हैं, लैंड बिल्डिंग की अलग कोई करता है और मशीनरी की अलग करता है, तो दोनों वैल्यूअर्स को ये अपने कमेंट जरूर डालने चाहिए। जब एक ही करता है वैल्यूअर दोनों की, तो नेचुरली वो तो इस बात को विल टेक केयर के डिबेट, ठीक है। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा। जी सर। एक्चुअली ओपी शर्मा साहब लखनऊ से हमारे सीनियर वैल्यूअर प्लांट मैनेजर किए, हाँ जी, उनको आपसे कुछ पूछना नहीं था, बल्कि आपको थैंक्स करना था। तो मैं फोन पे बात करी थी, बोले साहब मैं उनको हमारा तरफ, क्योंकि उनका लाइन पे डिस्कनेक्ट हो गए, तो मेरे माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। मेरे माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद, उनका धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए। वो हमारा बड़ी सीनियर मेंबर है और प्लांट मैनेजर क्या, तो धन्यवाद देना आपको, और कुछ नहीं सर। थैंक यू थैंक यू सर। एक सर जो है मतलब कि भाई देखा जाए, जैसे हम लोग देखते हैं सर IBPI में भी था कि प्लांट मशीनरी के जो साथ में एसोसिएटेड चीजें हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, तो उसको भी जो है ये प्लांट मशीनरी का पार्ट मानते हैं कहीं कहीं, मतलब कि भाई वो जो है वो प्लांट मशीनरी का वैल्यूअर्स को वैल्यूएशन करेगा। देखिए मेन चीज इसमें क्या आती है, एक्चुअल में इसमें डिसाइडिंग फैक्टर तो वो है जो इम्यून प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ठीक है जी। इम्यून प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो लैंड से जो अटैच्ड है या जो उससे अटैच्ड है, बिल्डिंग से अटैच्ड है, वो उसमें नहीं आएगी। अब आप कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, जो आप दो ही चीजें होती हैं, इंसुलेशन होता है जो दीवार से अटैच होता है, इंसुलेशन तो होता है, और क्या होता है। अगर वो इंसुलेशन समझते हैं आकर रिमूव करके आप सेपरेटली बेच सकते हैं तो मशीन में लीजिए, अब नहीं कर बेच सकते तो बिल्डिंग लीजिए। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक कैच बहुत बड़ा ये है, यहाँ पे आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा, जब आप बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो आपको बिल्डिंग के साथ डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है इंसुलेशन का,
क्योंकि इंसुलेशन की बिल्डिंग के पास के 50-60 साल लाइफ हो गई, लेकिन इंसुलेशन की तो नहीं होती, ठीक है ना। तो वो आपका जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे उसको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग की हमने सिविल वर्क्स की अलग वैल्यू निकाल दी, नीचे उसका सेपरेट ए बी करके दूसरे हेडिंग में हमने इंसुलेशन में कर दिया, उसका डेप्रिसिएशन सेपरेटली आएगा, क्योंकि वो जल्दी डेप्रिसिएशन है, वो रिप्लेस करना पड़ेगा हमको 5 से 10 साल। वी हैव टू टेक केयर। बाकी ये ऐसा कोई असेंशियल नहीं है, ये आईबीएस में बहुत क्लियर है। मुझे यार देखता हूँ अगर शेयर मिल जाए तो, आई एम नॉट श्योर। इसमें क्या है कि सर जब वो सर जो है वेयर हाउसिंग के रूप में यूज होती है कोई गोडाउन, सिंपल वेयर हाउसिंग, तो वो जो है सर लैंड बिल्डिंग का पार्ट रहता है। लेकिन जहां पर सर प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है तो वो उसको सब मशीन के पार्ट में लेके चले जाते हैं। तो क्या बात है इसमें ना कोई क्लियर कट नहीं है जो बोल रहा हूँ आपको। इसमें जो मेन इम्पैक्ट जो आता है वो आपकी उसी डेफिनेशन का आता है, इमर्ज वर्डिंग। जस्ट वेट, तो देखता हूँ शायद पहले अपने मैं ना आईबीएस पे टॉपिक सोच रहा था, कि बाद में मेरे समझ में आ रहा है ये अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा था मुझे तैयार करने में, तो मैं तो मैंने स्किप कर दिया वो चीजें। नहीं सर, ये सब पूरी सर जो है आपने एग्जॉस्टिव बताया भी है कि कैसे कैसे किस चीज को निकालते हैं, और ये खैर प्रोसेस में करते भी हैं सभी, जितने भी जो हम लोग प्लांट मशीनरी के वेल्वर होंगे वो सब जानते भी होंगे, ये बात ऐसी बात नहीं है। और एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जहां पर सर जो है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को वेरीफाई करना होता है, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में सर देखते हैं कि सर जहां पर इनवॉइसिंग है वो ओवर इनवॉइसिंग है। हाँ तो रोक दीजिए उसको, रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये कभी पता कैसे चलेगा? है? पता कैसे चलेगा आपको ये कैसे होता है कि सर क्या इसका सवाल मैं करता हूँ ना आपसे। हाँ इसका सवाल मैं करता हूँ, आपको कैसे पता लगा कि उसको वर्ड ऐसे है? सर देखिए वो तो सर एक्सपीरियंस से ही जो है मालूम चला कि सर ये ओवर इनवॉइसिंग है। वो उस एक्सपीरियंस को आपको मतलब उस पर लाना है, वर्ड्स को उसमें डॉक्यूमेंट की शेप में लाना है अपने। देखिए तो अभी सिंपल सी बात है, दिस इज लाइक एलिगेशन। ये जो आप बोल रहे हैं ओवर इनवॉइसिंग, इट इज एन एलिगेशन अगेंस्ट सम पर्सन। बिल्कुल Allegations means it has to be proved under IPC or Criminal Code of Conduct, ठीक है। वो सिंपल सी बता रही है। तो आपको जब तक कि उसका प्रमाण नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, तो कैसे आएगा भाई? आप देखिए कि 2014 में 2013 में 5,000 करोड़ की मशीन इंपोर्ट की गई, 9,800 करोड़ का बिल पड़ा, वो ईडी ने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन प्रूफ तो 2022 तक नहीं ला पाए। सर कि भाई इसका जो प्रूफ जो है कि अगर मान लीजिए कि भाई एक सप्लायर जो है उसी चीज को बना रहा है, वो बोलता है कि सर हमारी कॉस्टिंग ही ज्यादा है तो हम तो ज्यादा में बेचेंगे, तो उसने तो बोला कि हमने इनको सर 2 करोड़ में बेची है, लेकिन सर मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है 50 लाख की है। देखिए ऐसा है कि राधा जी, सच बात तो ये है, बिना प्रूफ के हम खाली स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, और बेटर ये है, जो मैं पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे केस को ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर मैं आपको पर्सनल बता दूं, जो मैंने 20 साल की नौकरी की है, मैंने एक नहीं कम से कम 20 केस में और प्रूव करी है, प्रूव करी है, उन केसेस को रिजेक्ट कराया है। मेहनत मतलब बहुत मेहनत है, टू मच मेहनत है। इसमें क्या होता है, कई बार हमको इलीगल तो नहीं, मतलब कुछ मीन्स ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब मेरे पास एक बंदा आज से 1984 में एक कोटेशन ले आता है 125 केवी के जनरेटर की, उसमें बता रहा हूँ आपको, वो मेरे पास ले आता है 7.5 लाख रुपए उस 125 केवी, और वो उसने मैनिपुलेट किया था। और चांस की बात है, मेरा दिमाग घूम रहा था यार, तो 4,95,000 का आता है,
तो ये 7.5 लाख लगाया, उसमें लाख रुपए बहुत होते थे 1985 में, तो नॉट अ स्मॉल अमाउंट। वो आज के मतलब करोड़ के बराबर होते हैं। मतलब जनरेटरी कॉस्ट उतनी बढ़ी, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो अब हुआ क्या कि दिमाग घूम रहा था, मैं सोचा मैं जाऊँ मार्केट जाऊँ, किस्मत की तो बात होती है। तो उस समय मेरे पास एक बुलंदशहर का आ गया इंडस्ट्री, कौन? वो बोला मेरे रेजोल्यूशन कर दो, किस गाँव से? कर दो। मैं कहता तेरी इंस्पेक्शन परसों करेंगे, पता नहीं कल कौन। तू दिल्ली चला जा, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली चला जा, 125 के कोटेशन लिया अपने नाम से। तो लिया मैंने तो कितने का कोटेशन लिया ना, मैं कोटेशन लिया ना, फिर परसों के साथ वो 4 लाख 50 कितना हो गया? 50 कुछ नहीं था ज्यादा। तो आपको ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं भाई जी। एक नहीं, मैंने कम से कम 20 केस में किया, कल अगर इसको चला जाए ना, अच्छा किया एलिशन में प्रूव किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ना आदमी सोचेगा कि सारा मीटिंग खत्म बोले, हुआ, लेकिन ये है कि वेरी चैलेंजिंग और एक हिंदी हम के वैल्यूएशन से भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि हमको एक बार उससे मंगवाना स्पीकर का, आज से स्पीकर शुरू कर दो। वेरी वेरी हम लोग दिए थे, चैलेंजिंग बीच में बंद हो गई थी। प्रूव करना मुश्किल होता है, तो अनलेस वी कैन प्रूव। नहीं, हम लोग देना शुरू किया था, और हमें लग रहा है कि इसमें कल को हमारी प्रगति हो जाएगी। तो ड्रॉप इट एट द आउटसेट। जब भारत को मिला क्या? बाकी तो भाई सुनो अपनी इच्छा सुनो, बिल्कुल बिल्कुल। ओए, जब भारत किसी और को कुछ पूछना है और भी जो अपने कोई मेंबर हैं? जितना इतना क्लियर कट पढ़ाई हो गई, को किसी को डाउट ही नहीं है, पूछेगा क्या? तो पूरी एग्जॉस्टिव थी, पूरी एक चीज जो है डिटेल में थी। हम सोचे सर ओपी शर्मा साहब कुछ पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम धन्यवाद देने के लिए, मतलब वो लाइन पे नहीं आ पाए, नहीं तो वो पूछने के लिए हाथ नहीं खड़ा किया था, वो थैंक्स कहना मेंबर है राजेश गुप्ता जी, कुछ पूछना चाहते हैं? ओपी शर्मा जी की बात को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, वो ऑलवेज इंस्पायर करते हैं, हमेशा हमको इंस्पायर करते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू राजेश गुप्ता जी, आपको कुछ पूछना हो? प्रदीप भाटिया जी, जो हमारे प्लांट मशीनरी के वैल्यूअर्स है, इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर कुछ पूछना चाहें। भाटिया साहब। देखो भाई, हम किसी काम आ जाए तो नहीं बिल्कुल सर, इसलिए तो सर मैं बोल रहा हूँ, एक साथ नियम बना लीजिए, जो पूछेगा नहीं उसको अब हाजिरी नहीं लगेगा। ये तो आपको ये हमारे अधिकार में नहीं, आप क्षेत्र की बात, आप बड़े हो तो आप जी राजेश जी बताएं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को राजेश जी। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? आ रही है। सर एक वैल्यू पे कंपनी का डेफिनेशन निकालते हैं किसी प्लांट का, और 4 साल तो वर्किंग में रहा है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में 4 साल निकाल ली, और 1 साल वो शट डाउन रहा है, फिर प्लांट चालू हो गया, तो उस 1 साल को काउंट करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ देखिए सब चीजें ना आपकी निगाह पे है, और बात समझिए, आपकी जो बात सुनिए, ये कोई ये नहीं है 2 दूने 4 नहीं होता। एक ने मशीन लगा रखी है, वो 24 घंटे चलाते हैं, तो वो 1 साल में उन्होंने इस्तेमाल ऐसी कर दी कि मैंने सेम मशीन लगा रखी है, मैं 3 साल में उनके बराबर नहीं चला पाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं 3 साल में ज्यादा हो जाएगा, उसका उनका ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे कंडीशन ऑफ डिफरेंट, आप उसको परसेंटेज से लगा, आप उसको लमसम भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें लमसम लगाता हूँ, 90% भी लगा देता हूँ, 95% भी लगा देता हूँ। यू हैव आपका जो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। और वो आपको कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है तो पहली बात तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आपने जिस बेस पे लगाया, टेलिंग दैट बेस, दैट्स ऑल। एक साल के लिए शट डाउन रहा है बीच में, तो वैल्यूएशन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगी।
देखो जब कैलकुलेशन करते हैं जब काउंट करें कि नहीं करेंगे। ऐसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, वैद्यों की जाओ 3 साल की बात क्यों कर रहे वैद्यों की जाओ हो? आपने 2022 में कोई मशीन खरीदी थी और आपने अपनी फैक्ट्री में लाके रख दी है ना, और आपने इस्तेमाल ही नहीं की, तो 2023 में क्या उसकी वही वैल्यू रहेगी क्या? फाइनल नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है। तो डेप्रिशिएट तो करेगी, ये बात है कि आप कितना उसको अज्यूम करते हैं, उसकी कंडीशन पे कितना असेसमेंट करते हैं, दैट इज योर एक्टिविटी। और देखिए वैल्यू 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 ओपिनियन, वैल्यू जो है ओपिनियन है वैल्यूअर की, और वो ओपिनियन एटलीस्ट मशीनरी के वैल्यूअर को चैलेंजेबल है, बोल रहा हूँ आपको, अनचैलेंजेबल। अनबिल्डिंग से तो यार कोई भी आदमी कह देगा फलाना प्रॉपर्टी डीलर, बैंक वाला बता देगा मैं गया था वहाँ जमीन पर, उसमें बता दे भाई आपको बता देगा। तो आप तो बैंक क्यों बात है? नहीं सर, बिल्कुल सर सही है। किसी भी चीज को देख करके सर तो हो ही नहीं सकती है, सब अपना कैसा हाइपोथेटिकल अपने फिगर में तो सर एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है प्लांट के साथ हो सकती है ना, सोचेंगे लिखा पढ़ी तो कोई प्लांट में भी वैल्यूएशन हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखें उस वक्त तो एक फील्ड में अंदर जाना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि IVF टीम को, उसमें लिखा है वैल्यूअर विल नॉर्मली इंस्पेक्ट द मशीन, अल्लाह मैंडेटरी नहीं है। अब बता मैंडेटरी तो कैसे बताओगे तुम कितना डेप्रिशिएट हो, कैसे कंडीशन? ये IVF बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो मतलब तो आईवीएस तो ये भी कहता है कि सर मतलब यू शुड फिजिकली मतलब पर्सनली इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। ये मैं मशीनरी का बोल रहा हूँ, IVF टीम से पढ़ लेना जो बोल रहा हूँ। अच्छा वो सर एक पॉइंट और है, आईवीएस स्टैंडर्ड है वो क्या गूगल में मिल जाएगा? कहाँ पे आईवीएस स्टैंडर्ड चाहिए था? आईवीएस स्टैंडर्ड कहाँ मिलेगा? और 5,000 पर मेल करो और आपको 2 मिनट में आपको रिवर्ट कर देंगे, मिल जाएगी सर सब में। गूगल में क्या देखना है? ओके हाँ, 5,000 का ईमेल करो, व्हाट्सएप कर दो, आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और बताओ ओके भाटिया साहब भाटिया जी नहीं है, रंजन कुमार होता जी। भाटिया जी बिजी है कहीं पे? अरे उपाध्याय भैया, उपाध्याय ये खुशखबर ये रंजन ने बताया नहीं, रंजन को कल जो है मिला रजिस्ट्री इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन प्लांट मिशनरी का, रंजन होता। अच्छा मिल गया? हाँ तो अब रंजन साहब बहुत बधाई। रंजन कुमार होता जी, थैंक यू उपाध्याय जी। डर लग रहा है क्या कोई पार्टी मांगेगा क्या? अरे हाँ पार्टी तो अभी तो बनती है। बिल्कुल सर। तो कुछ पूछ रहा हूँ सर, हमारे पास वर्मा जी हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन प्लांट में कुछ भी अगर हो। सर वर्मा जी तो बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिए, बाकी थोड़ा आगे जैसे कुछ आएगा तो ये हमारे एक दूसरे मैंने ज्यादा चैप्टर पढ़ लिया, आपने दूसरा चैप्टर ज्यादा पढ़ लिया होगा। सर वर्मा सर ये रंजन होता ना हमारे साथ इंटर का बैचमेट है, हमारे इंटर का बैचमेट है, 83 से हम लोग साथ पढ़े हुए हैं। कौन? ये रंजन होता, और वह रिश्तेदार भी है। सर हमारे क्या सर, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, बाकी सर कोई डाउट्स अगर हो। जब क्लास अच्छी होती है तो भाई डाउट्स नहीं होते हैं, जब आदमी को समझ में आ जाता है तो समझ में आता है तो फिर बस चिंता मत करो, कोई आपको नहीं सर, एक एग्जाम ली जाए ना, क्वेश्चन पूछो तो मालूम पड़े कौन कितना पढ़ा। नहीं एक्चुअली में है क्या कि जिंदगी का जो सब्जेक्ट है ना बहुत वाइड सब्जेक्ट है, वो जो मैंने बोला है दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ। लेकिन सर आपको आज 54 लोगों ने सुना, हमारा मेंबर 54 लोग पार्टिसिपेट किए थे, 54
इतनी डिटेलिंग होती है कि हर इंडस्ट्री अलग होती है और हर इंस्पेक्टर ही जो है मतलब कि फैक्ट्री के जब लोग जाते हैं तो उसमें जो है चैलेंजिंग ही मिलती है, नई होती है। घर में देख लो, अपने बाजार चले जाओ, बाजार में इधर आंख मारो, इधर से आंख घुमाओ, जो भी देखते हो ऑलरेडी सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है, किसी न किसी मशीन से बना हुआ है ना। अब कितनी खुद सोचो यार, तो मतलब बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको सभी रिकॉग्नाइज करते हैं। और आकाश साहब जी सर, अभी फुर्सत से क्या कहिए तो इस बारे में, तो यार तुम मतलब अभी खुद सोचो 4 करोड़ की मशीन इम्पोर्ट करी थी और वो 10 साल बाद वो 20 लाख की रहेगी, तो वैल्यूएशन की फीस 20 लाख के साथ देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है सर। अभी जो भाई हम लोग की कभी हुई थी, हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि सर का प्राइस जो फीस होनी चाहिए वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर होनी चाहिए, वैल्यूएशन मोड से होनी चाहिए। दीपक पटनायक कुछ पूछ रहे हैं। दीपक पटनायक पूछो भैया। दीपक पटनायक। दीपक जी। हाँ सर, मैं अभी एक वैल्यूएशन किया था प्लांट एंड मशीनरी का, एक्चुअली वो बाहर से आया हुआ है चाइना पे और 2022 का है। मैंने उसमें से डेप्रिसिएशन काट के उसको वैल्यूएशन करके दिया, बैंक वाले ने बोल रहे वो तो मशीन ठीक नहीं है, आप डेप्रिसिएशन कैसे काट लिए। कल को दिखवाना तो दिखवा दो तुम इसमें क्या। तो मैं उसको बोला कि मेरा और तो ऑलरेडी मशीन दे दो, 1 साल तो पुराना हो गया है, उसका तो डेप्रिसिएशन कटेगा। मशीन तो स्टॉक नहीं है, डेप्रिसिएशन आप लोग कैसे काट रहे हैं? इनकम टैक्स में तो अलाउ नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता, साफ साफ यही बात लिख दो कि जो मशीन की जो वैल्यू है, जो 1 साल पहले परचेज की गई थी वो आज उसमें बड़ी डिफरेंस हो सकती है। आप लिख दो, उसमें लिख के दे दो और देख के तो क्या दिक्कत है? हाँ है ना? हाँ सर। बस, और ये थोड़ी कि यूज होने से जो डेफिनेशन आपका जो फिजिकल वेयर एंड टियर है दैट इज वो खाली रनिंग से नहीं होता है, बड़े बड़े भी हो जाता है। हाँ तो बड़े बड़े तो हो जाता है ना, मैंने उनको बोला ही। उसका जो सीनियर है वो बोल रहा है कि हम लोग तो डेप्रिसिएशन ले ले, आप कैसे ले रहे हैं, बोल रहा है मेरे को। बच्चे में है क्या कि उनका भी इसका इंटरेस्ट इसमें पटनायक जी आप ये बोल सकते हैं कि सर आप गाड़ी आप निकालते हो शोरूम से और गाड़ी को सर जो है सिर्फ शोरूम से बाहर निकाल करके रजिस्ट्रेशन करा करके आप 1 भी किलोमीटर न चलाएं और गाड़ी खड़ी रखें और उसको बेच दीजिए, तो क्या पूरा प्राइस मिल जाएगा? अरे अभी हुआ क्या, में ध्यान आया अभी ना एक इम्पोर्ट हुआ वहां से यूएस से इम्पोर्ट हुआ। हाँ 2.5 साल तक उसमें कस्टम के बॉन्ड में पड़ा था। अब तो आ गया ना फैक्ट्री में 2.5 साल रहा, तो अब उसको हमने डेप्रिशिएट कर दिया। तो जो आरती जो है यार, तुमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, तो मैंने कहा तो नोट किया उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसमें जो आपके जो विशेष तौर पे जो आईटी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो आउटडेटेड हो गए हैं। वो विंडोज जो हम आज की डेट में विंडोज 10 और 11 इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज 7 के लगे हुए हैं। तो फिर बताना तो पड़ेगा, देखो बस ऐसा है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा तो प्राइसेस भी जो है मतलब कि जब फ्लक्चुएट होती है मशीन की, 3 साल पहले कुछ और प्राइस था, आज जो है प्राइस अलग है, हो सकता है कि प्राइस डाउन भी हो गया हो। मतलब 1 साल में अगर वो चाइना से आई है तो डॉलर से परचेज किया हुआ है। देखा था देखा था कितना फर्क है इस साल में, नहीं देखा था सर? देखा है सर, डॉलर में जो फर्क है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2 रुपया कुछ 2 रुपया 30 पैसा कुछ फर्क है उसका। दिया था ना सर, वो डाल देना चाहिए था, 2 रुपये था ठीक है, तो उसको बताता कि हमने बढ़ाना था बढ़ा दो, घटाना घटा। तो मंडे को सुबह अभी दोबारा जो करेंगे तो सर उसके हिसाब से डॉलर के प्राइस के हिसाब से हम लोग मेन प्राइस लेंगे सर। कितना इन्फ्लेशन में वो भी फर्क आएगा। अगर मान लो 80 से 82 में हो गया और यहाँ पे चाइना में इन्फ्लेशन 1 साल में 2.5% बढ़ गया, तो 2 रुपये बढ़ गए 2.5% बढ़ गए।
नहीं बढ़ेगा। सर हाँ सर। ये आपको क्योंकि अब मैं कहूँ मार्क्सशीट इंडेक्स देख लो 2018 का मिलेगा नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा नहीं सर। आपको अपना असेसमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मैं ये तो कह रहा था कि हमारे जो फील्ड है बहुत वास्ट है, इसमें सब कुछ जो है हमको अकेलियों पे हमें सब कुछ मिल नहीं सकता। हम चाहे टेबल पे पड़ा उठा लाए वो नहीं मिल सकता, हमें बहुत सही बात बता रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये ऐसा है जो कह रहा कम तो कर दिया वो बढ़ा भी तो दिया है, वो तो इग्नोर कर रहा है क्या? ठीक है हाँ सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। किसी और को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हैं। सो वाइंड अप करें सर। हाँ, और क्या किसी को पूछना तो है नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का, जो इस तरह की जो है वेबिनार्स बराबर कराते रह रहे हैं। स्पेशल थैंक्स हमारे आज के स्पीकर ओम प्रकाश मिश्रा जी का, वर्मा जी का, ओपी वर्मा सर का। बहुत ही अच्छी तरह से पूरे सब्जेक्ट को एक साथ समराइज करके पक्की बताया इन्होंने। हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन मिस्टर अस्थाना जी, सेक्रेटरी श्री रमाकांत यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने उपस्थित मेंबर नॉन मेंबर्स जो ये लेक्चर्स अटेंड किए आज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद। सर, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर।